और माई प्रेगनेंसी वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Oh, is ये it? भी था। Oh. मेरे साथ एक फिजिशियन भी फ्लाई किया था इन द प्लेन। Oh, okay. दो चीज़ें हैं एक्चुअली, एक डायरेक्ट लाइसेंस में जाते हैं, एक लाइक यू टेक अ डिग्री फ्रॉम स्कूल। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, पर दोनों में आप डेंटिस्ट ही बनोगे। योर एवरीथिंग इज, जॉब डिस्क्रिप्शन इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, नहीं हैलिफैक्स से ऑटो नहीं पहुंचे आप, अच्छा, अभी योर एक लिंक स्टोरी और है। मजा आ रहा है। आई एम लविंग दिस टॉक। होती है, हमेशा होती है। मतलब मेंटल हेल्थ का दांतों पे फर्क पड़ता है। नहीं, उसका मतलब होता है HSO। ठीक है, उसमें भी आपको एक कार्ड बना के देते हैं पेरेंट्स को। ठीक है, अच्छा। उसमें भी यही सेम बेसिक चीज़ें कवर होती हैं। ओह वाह। लेकिन उसमें वो मेरी कम्युनिटी में अगर किसी को भी फ्री कंसल्ट ओवर द फोन चाहिए, डोंट हेजिटेट। बड़े लोगों को फोन आते हैं, सो दैट इज नॉट लाइक यू हैव टू पे। अगर आपको क्वेश्चन है, यू कैन आस्क अस। आवर नंबर इज 6136। ओके, माई क्लिनिक नेम इज डेंटिस्ट ट्री, बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्सपैंड एंड फ्लोरिश लाइक अ ट्री विद डीप रूटेड रूट्स। क्योंकि हमारी विजन वही है कि वी वॉन्ट टू गिव ईच एंड एवरी वन बेटर डेंटल। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर आर्या और आज फिर से हम हाजिर हैं हमारा डेंटल स्पेशल पॉडकास्ट लेके। आज की पॉडकास्ट की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर बोस्की सिंह, जो कि कनाडा में एक लाइसेंस्ड डेंटिस्ट हैं और कनाडा की राजधानी ओटावा में अपने हस्बैंड के साथ मिलके अपना खुद का डेंटल क्लिनिक मैनेज करती हैं। डॉक्टर बोस्की से हमने इस पॉडकास्ट में उनकी इमिग्रेशन जर्नी के बारे में बात की है और बात की है कि डेंटिस्ट अगर आपने कनाडा में बनना है तो आपको क्या एजुकेशन करनी रहेगी और कौन से एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हमने बात की है कि अगर आपको जनरल डेंटल हेल्थ के टिप्स चाहिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इस पॉडकास्ट में मिलेगी। इसके साथ साथ हमने डेंटिस्ट एज ए बिज़नेस, जो डेंटल क्लिनिक एज ए बिज़नेस के चैलेंजेस जो हैं, हमने उसके बारे में बात की है। डॉक्टर बोस्की सिंह की इमिग्रेशन जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। इस पॉडकास्ट को आप उस हर इंसान तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए जो कि डेंटल से जुड़ी कनाडा में इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है। इस पॉडकास्ट को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए और इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दिस इज डॉक्टर बोस्की सिंह ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक्स। डॉक्टर बोस्की सिंह, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लॉन्ग वीकेंड है, आई नो, सब बिजी हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए लॉन्ग वीकेंड पे टाइम निकाला। नहीं, आई शुड थैंक्स टू यू दैट यू आर ब्रिंगिंग सो मच। आप सबके लिए इतना कुछ लेके आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर सोसाइटी। you're very welcome. Appreciate your efforts. you're very welcome. आज जब आप यहाँ आ रहे थे इस पॉडकास्ट पे, कुछ चल रहा था दिमाग में कि क्या होने वाला है या क्या चलेगा पॉडकास्ट के अंदर, कुछ आइडिया था? टू बी ऑनेस्ट, पहले तो वी वर सो बिजी टुडे बिकॉज सैटरडे लॉन्ग वीकेंड होता है, तो आई हैव सीन लाइक समटाइम द इमरजेंसीज आर देयर। ओके। पर लेकिन फिर भी यस, व्हेन आई वाज इन द कार, मैं सोच रही थी, मैं क्या पता नहीं चंद्रशेखर मुझे क्या पूछने वाले हैं, बट आई वाज लाइक ओके, लेट इट बी वेरी कैजुअल। So maybe whatever information I have, I can share with people and with you as well. परफेक्ट परफेक्ट। देखो, आप एक लाइसेंस्ड डेंटिस्ट हैं, तो आप आज का जो हमारा जितना भी पॉडकास्ट चलने वाला है वो उसी के राउंड चलने वाला है, तो आपको कोई सरप्राइजेज नहीं मिलेंगे क्योंकि आप जानते हो उन सब चीज़ों के बारे में। इस पॉडकास्ट को शुरू करेंगे, एक पेस पकड़ेंगे। उससे पहले मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। अगर आपने मेरा कोई पॉडकास्ट सुना होगा तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन हर किसी से यही होता है। अब क्योंकि हम इस पॉडकास्ट को कनाडा की लैंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस मीन्स आप भी कनाडा के अंदर हैं, तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक यही है कि आप कनाडा कब आए, क्या जर्नी थी आपकी, किस टाइप के वीज़ा पे आए थे, तो जो आपकी इमिग्रेशन स्टार्टिंग थी कनाडा की, वो कब स्टार्ट हुई और वो कैसी थी। ये तो काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी। कोई नहीं, बट अच्छी बात यहाँ ये है कि इस स्टोरी के साथ साथ ना आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड भी साथ चल सकती है। तो हम दो टॉपिक को एक साथ कवर कर जाएंगे। ठीक है। मेरी पहली जो ग्रेजुएशन थी डेंटल, जैसे कहते हैं डेंटल स्कूल जो अपने इंडिया में होते हैं, वहाँ तो डेंटल कॉलेज बोलते हैं, वो मेरी 2001 में ग्रेजुएशन हुई थी। ठीक है, उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग। मैं एज ए डेंटल एजुकेटर काम करती थी। एक देर वॉज अ न्यू स्कूल, आपको पता है अब तो डेंटल स्कूल काफ़ी हो गए हैं इंडिया में, हमारे टाइम में इतने नहीं थे, लाइक 4 or 5 स्कूल्स। तो आई ग्रेजुएट फ्रॉम अमृतसर।
तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज एजुकेटर कि ठीक है अब इतनी पढ़ाई की आई शुड स्टार्ट लर्निंग मोर एंड मोर, क्योंकि आप प्रोफेसर्स के अंडर काम करते हो तो आपको और भी एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो उस चीज़ में फिर मैंने ज्वाइन किया था एक कॉलेज। उसके बाद देन आई मेट माई हस्बैंड, ठीक है, जो मेरे हस्बैंड है मतलब, तो उनका भी अपना एक क्लिनिक था, डेंटल क्लिनिक था, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड भी डेंटिस्ट है। तो हम दोनों ने फिर वहीं पे क्लिनिक में काम किया। तो उसके बाद एक्चुअली ही वाज वेरी मच इनटू कि यूएस या कनाडा मूव करना ही है डेंटिस्ट्री के लिए। तो ऑफ कोर्स एज ए पार्टनर आई हैव टू मूव विद हिम एंड आई वाज आल्सो इंक्लाइंड कि मैं आपको यहाँ हल्का सा एक बार रोकूंगा। लिसनर्स को बता दूं कि हर हस्बैंड इज मिस्टर डॉक्टर जसकरण। हमारी इंडियन कम्युनिटी में ही इज़ अ वेल नोन नेम, और उन्हीं के बारे में ये बात कर रहे हैं। जब आप हस्बैंड का नाम ले रहे हैं तो डॉक्टर साहब के बारे में बात कर रहे हैं प्लीज़। ओके, थैंक यू। तो उसके बाद फिर जब फिर मेरा क्लिनिक हमारा अच्छा चल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं है, वी आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है। ये क्लिनिक कहाँ था आपका? हमारे चंडीगढ़ में, पंचकुला। ओके, और आपने जब बोला कि आपकी ग्रेजुएशन इंडिया से हुई है, कौन से ईयर में पास आउट हुए थे आप? 2001। ओके, दैट्स नाइस। उस वक्त तो धीरे धीरे क्रेज बन रहा था डेंटल एजुकेशन का, राइट? उस टाइम भी अभी इतना नहीं था, बट यू आर राइट, क्योंकि जितने भी मशरूमिंग हो रही थी ना, नए नए डेंटल कॉलेज खुल रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते। टू बी ऑनेस्ट क्या होता है कि हमारी जो अपनी सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी, लाइक माई पेरेंट्स ऑल्सो, उनको 3 चीज़ें दिखती थी उस टाइम कि लॉयर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि पता नहीं ऑप्शंस ज़्यादा नहीं थी या क्या था, आई डोंट नो। तो उस चक्कर में ऑफ कोर्स एजुकेशन इज आल्सो लाइक अ बिजनेस दिस डेज देयर, तो वो भी उसी तरह जा रहा था। बट इट्स ओके, क्योंकि सब लोगों को मौका मिल रहा है, जैसे हमारी पॉपुलेशन है, एवरीबडी वांट्स टू हैव सम एस्पिरेशन एंड वांट टू सक्सेसफुल। तो बस फिर क्लिनिक चल रहा था हमारा। तो देन अगेन माई हस्बैंड, ही वाज लाइक मैं तो बोर हो गया हूँ, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, सो ही वेंट फॉर हिज फर्दर एजुकेशन। उसी के थ्रू देन वी मूव टू दुबई। ओके, सो आपकी पहली कंट्री इंडिया से दुबई थी? हाँ जी, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर। वो भी मेरे लिए बहुत डर था। वो क्यों? क्योंकि एक तो आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम वेरी फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लेस, बट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। ठीक है, मेरी एजुकेशन हमेशा बाद में बाहर ही रही है। आई वाज इन बोर्डिंग सिंस ग्रेड 5। ओके। तो उस चक्कर में आई वाज कि नहीं नहीं यार, हम नहीं जा सकते वहाँ पे, आई डोंट नो, बिकॉज हमें जब तक हम निकलते नहीं बाहर, हमें पता ही नहीं होता कि किस देश में क्या हो रहा है। तो बट जब वो मूव किए, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो तुम सुनते हो कि लाइक फॉर वुमेन एंड एवरीथिंग, ओके, जैसे थोड़ा है वहाँ पे थोड़ा सा पर्दा कल्चर है, विच आई रिस्पेक्ट, क्योंकि उनकी अपनी कल्चर है, हमारी अपनी कल्चर है। बट ही से नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो वी शुड बी कंफर्टेबल एज ए फैमिली। बस फिर मैं भी मूव कर गई थी। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी फॉर माई डेंटिस्ट्री। जैसे मैं तो जब आप मूव किए तब आप मैरिड थे? हाँ हाँ, मैरिड थे, हाँ ऑफ कोर्स। नहीं, क्योंकि उसमें मैंने इसलिए पूछा कि मैं जानना चाह रहा था कि जो डिसीजन मेकिंग हुई होगी, क्योंकि जब आप मैरिड होते हो फिर भी इजी हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ट्रैक पे आ सकते हैं। डेफिनेटली इजी नहीं था, वैसे इतना इजी नहीं था, क्योंकि वहाँ भी एक बिजनेस बना हुआ था, प्रॉपर क्लिनिक था, इट वाज वेल रनिंग क्लिनिक। ही हैज डन अ लॉट फॉर दैट क्लिनिक एज वेल। तो एक वो, लेकिन ये था कि हमें रातों रात उसको वाइप कहते हैं बांध के निकलना है, वो बात हो गई थी। तो इट वाज अ बिग डिसीजन, पर ठीक है, फिर देन वी हैव टू बी टुगेदर इधर हियर और देयर। तो कौन सा ईयर था जब आप दुबई गए? 2008। ओके, दैट्स नाइस। तो 2008 में आप दुबई चले गए और वहाँ आपने फिर करियर सेम डेंटल उसमें रखा आपने? मेरा शुरू से पैशन डेंटल ही था। बल्कि मैंने भी की है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने दिल्ली से की था NFHPW पे, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था मैनेजमेंट में, टू बी ऑनेस्ट दैट टाइम मुझे था। बट मुझे पता था कि आजकल बीइंग अ फिजिशियन डेंटिस्ट यू हैव टू हैव सम मैनेजमेंट स्किल्स आल्सो, क्योंकि एट द एंड इट्स अ बिजनेस फॉर यू, अगर आप देखा जाए, ठीक है ना। तो वो मैंने की हुआ है, आई हैव डन दैट आल्सो। पर फिर मेरा पैशन लेकिन फिर भी डेंटिस्ट्री था कि आई वांट टू बी मोर इन ह्यूमन टच, कि मैं काम करूं अपना जिसमें मुझे फेस टू फेस कुछ है। मुझे ना कहावत याद आ जाती है यहाँ पे कि वो हीरे की परख जौहरी को होती है, राइट? तो जौहरी डॉक्टर जसकरण बन गए क्योंकि उनको लगा कि आपका टेक्निकली उसमें, और ही वेंट इनटू द मैनेजमेंट साइड, राइट? तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। यस ये भी हो सकता है। तो जब आप दुबई गए थे, आपने डेंटिस्ट वाले लाइन को पकड़े रखा, तो वहाँ भी कुछ एग्जाम देने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के? वही मैं कह रही थी कि तब मेरी असली जो कहते हैं ना शुरू हुई जर्नी जो डेंटल की होता है कि आउट ऑफ इंडिया में तो पता भी, हाँ ग्रेजुएट हो गए, डिग्री मिल गई, काम शुरू कर लिया। लेकिन जब दुबई गई तो वहाँ पे भी लाइसेंसिंग प्रोसेस है। हाँ जी। तो मैंने फिर वो उनके एग्जाम्स वगैरह दिए, उनका पूरी पैनल इंटरव्यू होती है। देयर इज अ राशिद हॉस्पिटल, इट्स अ वेरी वेल नोन हॉस्पिटल। तो उनकी मेरे टाइम में 2008 की बात कर रही हूँ, नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड लाइसेंस के लिए।
तो उसमें लाइक देयर आर 12 डॉक्टर्स, दे सिट टुगेदर एंड दे लाइक जैसे हमारे आईआईटी की इंटरव्यूज नहीं होती वहाँ पे इंडिया में, पैनल इंटरव्यू थी, यस. सो देयर वाज रिटन एग्जाम एंड पैनल इंटरव्यू, बट आई गॉट इट. रादर दे गेव मी अ स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट लाइसेंस. आई डोंट नो व्हाई. जबकि आई एम नॉट MDS, तो उन्होंने मुझे वही दिया था. बट आई वाज वर्किंग एज ए जनरल डेंटिस्ट एंड व्हाटएवर आई कैन लर्न मोर फ्रॉम. वहाँ पे एक एक्सपोजर अच्छा था कि वहाँ पे डेंटिस्ट जॉब मेरी थी हॉस्पिटल्स के अंडर. ओके. तो हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है कि यू आर मीटिंग एवरीवन, कि हर एक डिफरेंट स्पेशलिटी से मिलते हो. तो आपका और भी इंक्लिनेशन मेडिसिन की तरफ और हो जाता है कि आप एवरी डे यू लिसन टू देयर स्टोरीज, क्या क्या हुआ कुछ नहीं हुआ. एंड एक्सपोजर इज मच मच बेटर देन बीइंग एन ओन क्लिनिक. तो उसके बाद एकदम हॉस्पिटल में गए तो सब लोगों से मिल रहे हैं. तो आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा था वो, एंड आई एंजॉयड इट. आई स्टिल मिस दुबई. ओके. तो दुबई की जो आपकी जर्नी थी उसमें आपने हॉस्पिटल के साथ ही काम किया, राइट? हाँ जी, हॉस्पिटल. ओके. तो फिर यहाँ कब आए आप कनाडा? कनाडा का ये हुआ था कि जब हम इंडिया में थे तो हमने PR अप्लाई की हुई थी. ओके. ओके. तब वो फिजिकल एप्लीकेशन लगा करती थी, आई गेस. यस. उसमें 5-6 साल लग जाते थे. स्कैपिंग होती थी. और उसमें भी क्या हुआ था कि जब हमारी PR आने वाली थी, मतलब जब आई, हमें उनकी रिजेक्शन आ गई थी. या वो क्यों? क्योंकि उन्होंने वो डेंटल कैप हटा दिया था. हाँ, I see. तो हमारा उसमें, लेकिन फिर हमने फिर दोबारा अप्रोच की कि अब तो डेंटल नहीं है, बिकॉज अगेन जस्ट बिकॉज ही डिड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है. तो दोबारा आप एक्सप्रेस सेंटर के थ्रू आए फिर? नहीं, इट वाज सेम PR प्रोसेस. ओके. क्योंकि 2015 में शायद स्टार्ट कर दिया था इन्होंने. नहीं, हम तो बहुत देर पहले की बात कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 मे बी 8 और 9 है. हाँ, उस वक्त तो नहीं था ये प्रोसेस. दोबारा से रिफ्रेश की, पर फिर हमारा जल्दी आ गया था. फिर हमें लगा था कि यस, कि हम एक्साइटेड तो थे कि कब से जाना है, पर दुबई में पहुंचने वाला लगता था कि नहीं, वी डोंट वांट टू गो. क्योंकि जब एक बार आपको ये होता है ना कि इंडिया से बाहर आ गए हैं, तो ठीक है, हमारे लिए तो फॉरेन कंट्री हो ही गई है अब एक तरह से. पर फिर एक्चुअली क्या, दुबई में भी कल्चर ऐसा है कि जितने भी फिजिशियंस वगैरह हैं सारे, इधर दे मूव टू कनाडा, या वो क्या करते हैं, इफ दे हैव लाइक, उनको लगता है मिडिल एज निकल गई है, बच्चे अब यूनिवर्सिटीज में हैं, तो वो क्या करते हैं, दे कीप वर्किंग देयर, दे मूव देयर किड्स टू US और कनाडा. ओके. इट्स इजी, क्योंकि फाइनेंशियल इज अ बिग बर्डन यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए. तो हमने भी सोचा शायद वही कर लेंगे, बट वी वर वेरी यंग दैट टाइम. वी डिडंट हैव किड दैट टाइम. तो लेकिन उन्होंने हमें समझाया कि नहीं, छोड़ो मत PR, क्योंकि कनाडा की PR अब आपको पता ही है आजकल कैसे, मतलब कि थ्रू एजेंसीज एंड एवरीथिंग सब लोग आते हैं. तो हमने कहा चलो ठीक है, लेट्स कीप इट, मे बी इट्स आवर फ्यूचर. तो यही हुआ था. ओके. तो आप 2018 में यहाँ आए? नहीं, 2018 नहीं आए हम. So we moved. Oh yeah, you moved to some other place. Yeah, that's. तो हमारी PR आई थी 2010 में. Okay. 2010 में हमारी PR आई, तो देन हमें लैंडिंग तो करनी थी, तो वी केम फॉर लैंडिंग टू वैंकूवर. सिर्फ 1-1.5 महीना लगा के फिर हम वापस चले गए थे, जस्ट टू सी कि हमें पसंद भी है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये चीजें. कितना टाइम रुके थे आप? 1.5 महीना. 1.5 महीना रुके थे. 1.5 महीना रुके थे. तो फिर हम वापस फिर चले गए थे. ठीक है. एंड देन बाय गॉड ग्रेस देन आई वाज लाइक प्रेग्नेंट विद माय डॉटर. तो फिर हमने अपना फाइनल डिसीजन किया 2011 में कि बेटर वी शुड मूव टू देयर. लेकिन उस पे मूवमेंट सिर्फ मेरी हुई. ओ, आप अकेले आए थे? ओके. और अब आप वापस जब आए तो वैंकूवर ही आए थे, राइट? तब मैं वैंकूवर आई थी. ओके. और ऐसा क्यों हुआ कि आप अकेले आए? पंजाबी, तो सारी पंजाबी फैमिलीज मोस्टली दे आर इन वैंकूवर और टोरंटो, सॉरी, एंड वो एरिया जो है सारा का सारा. ओके. तो आप अकेले क्यों आए उस वक्त? क्योंकि जस्कन का फिर जॉब था. और आपको पता है यहाँ पे तो हमें पता था कि इफ आई एम कमिंग हियर सारे जने आ जाएंगे तो खर्चा पानी कैसे चलेगा. बल्कि कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, तो आपके लिए जॉब ही नहीं है. क्योंकि हम जब आए थे हमने देख लिया था कि यहाँ पे इट्स नॉट इजी टू गेट सेटल्ड. कि ये मत सोचो कि जैसे दुबई में तो गए थे विद अ जॉब गए थे, जैसे वर्क परमिट होता है, बिकॉज अ लेबर मार्केट देयर दुबई में, तो मिडिल ईस्ट सारे ऐसे हैं. तो यहाँ तो ऐसा नहीं था उस टाइम, वर्क परमिट का भी इतना कल्चर नहीं था, मुझे याद है. तो इसलिए हमने कहा नहीं, एक बंदा वहाँ बैठ के सेफ गेम खेल रहे थे. हाँ, करना पड़ना था, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर फैमिली. बट आप उस वक्त आप प्रेगनेंसी में थे, फिर भी आपने डिसीजन लिया कि आप अकेले आएंगे. वाओ. और माय प्रेगनेंसी वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ये भी था. मेरे साथ एक फिजिशियन भी फ्लाई किया था इन द प्लेन. ओके. बट ऐसा नहीं कि वो स्पेशली, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई स्पेशली किसी को हायर किया या वी पेड सम. नो, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ही वाज इमरजेंसी डॉक्टर. उनकी भी फैमिली सारी वैंकूवर रहती थी. तो हमने इस तरह से प्लान किया कि मेरे साथ वो हो भी जाएंगे, प्लस अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी,
बट सब कुछ सही रहा, सो ओके बाय तो गॉड इस पॉडकास्ट को हम टॉपिक चेंज कर दें आज कि Definitely. कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, इन एयरप्लेन, हाउ टू हैंडल नहीं, कॉम्प्लिकेशंस। नहीं, ऐसा आई एम जस्ट किडिंग। तो आपने अल्टीमेटली फिर जब जसकरण जी ने कब मूव किया फिर यहाँ कनाडा, कौन से ईयर में? फिर मैं भी जब आई, मैं तब से यहाँ पे नहीं हूँ, मतलब कनाडा में। मैं आई मूव बैक ओके आफ्टर माय बेबी बर्थ। तो क्योंकि अब कुछ करना भी है ना, ठीक है, ये तो नहीं बैठे रहेंगे यहाँ पे। दैट्स करेक्ट। तो आई मूव बैक, फिर हम दोनों इकट्ठे वापस आए थे 2013 में ओके एंड अगेन वैंकूवर? नो देन बिकॉज मेरे हस्बैंड को भी ये था कि कुछ कर, वहाँ ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं, इधर यू बी इन एजुकेशन, कि आपको एजुकेशन लो, अपने आप को अपग्रेड करो। मुझे तो मेरा पता था कि मुझे डेंटिस्ट्री ही करनी है अगर मुझे कल को आना है। बिकॉज एक चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी, जब मैं कनाडा में आई थी ना, तो आई मूव टू लाइक आई ट्रैवल यूएस ऑल्सो। तो मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब कि जो हमारी फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं जो डेंटिस्ट थे। जब मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा तो आई वाज लाइक नहीं यार, तो व्हाई नॉट, अगर हमारे पास पीछे से बैकग्राउंड एजुकेशन है तो मुझे वही रखनी चाहिए। व्हाई शुड आई चेंज माय फील्ड टू समथिंग एल्स। दैट्स ग्रेट। जब भी मैं किसी गेस्ट को ऐसे इनवाइट करता हूँ ना, तो थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ ऑनलाइन, जहाँ भी मिल जाए, सोशल मीडिया पे या जैसे तैसे। आपके इंट्रोज में काफ़ी जगह ना मुझे एक एजुकेशन नज़र आई जो कि यूएसए से, बुफेलो से हुआ है वो एजुकेशन। वो क्या है उसके बारे में थोड़ा बताओ कि आप, क्योंकि अभी आप दुबई थे, आप कनाडा थे, तो यूएस तो बीच में नहीं आया स्टोरी में, तो वो एजुकेशन कैसे बना? ऐसे होता है कि आप जब भी जिस भी कंट्री में हो ना, तो वहाँ पे उनके क्रेडेंशियल्स होने बहुत जरूरी हैं फॉर टेकिंग अ लाइसेंस। आपको पता है कनाडा यूएस तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। ओके, तो जब हम कनाडा में आते हैं, कोई भी इंटरनेट, आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर पब्लिक ऑल्सो। कईयों के रिश्ता, मुझे बड़े फोन आते हैं कई लोगों के कि हम सब डेंटिस्ट को ही आते हैं एक्चुअली, कि कैसे बनना है, क्या करना है, क्योंकि एवरीडे थिंग्स आर चेंजिंग फॉर लाइसेंस। तो कनाडा में सिस्टम क्या था, देयर आर 2 सिस्टम्स। ठीक है, कनाडा में अगर आपको डेंटिस्ट बनना है, एक सिस्टम है डायरेक्ट लाइसेंस। ठीक है, डायरेक्ट लाइसेंस में क्या होता है कि डायरेक्ट लाइसेंस में क्या होता है, जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो डायरेक्ट लाइसेंस और स्कूल सिस्टम, 2 चीजें हैं एक्चुअली। एक डायरेक्ट लाइसेंस में जाते हैं, एक लाइक यू टेक अ डिग्री फ्रॉम स्कूल, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। पर दोनों में आप डेंटिस्ट ही बनोगे, योर एवरीथिंग इज, जॉब डिस्क्रिप्शन इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, वो प्रोसेस डिफरेंट है बट प्रोफेशन सेम है। प्रोफेशन सेम है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कौन ज़्यादा बेटर है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट लाइसेंस में क्या होता है कि आप दोनों कोर्सेज के लिए पहले आपको एक एग्जाम है जो बेसिक टेस्ट होता है, वो दोनों के लिए लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लाइसेंस में थोड़ी सी चीज़ इजी ये होती है, एक तो उनका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जैसे आइल्स, आपको पता है आजकल हर जगह, आप इंडिया चले जाओ, पहले आपको पोस्टर आइल्स के दिखते हैं। इट्स अ बिग मतलब कि उन्होंने डराया वो लोगों को, पता नहीं क्या चीज़ है, बट दैट इज़ फॉर जनरल। जैसे अकेडमिक जो होता है ना, उसके लिए डिफरेंट है। तो जब आपको डायरेक्ट लाइसेंस जाना है, तो फिर तो देयर आर लाइक 3 स्टेप्स हैं उनके। बेसिक पेपर जो हो गया, डायरेक्ट लाइसेंस में आप बोल रहे हो 3 पेपर देने पड़ते हैं, 3 एग्जाम देने पड़ते हैं। पहला आपने बताया कौन सा होता है वो? AFK। क्या मतलब है AFK? असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज। तो इसमें भी ऐसा, इसकी क्वालिफिकेशन पहले क्या है? किसी भी कंट्री से अगर आपने बैचलर इन डेंटिस्ट किया हुआ है तो आप दे सकते हो इस एग्जाम को? नहीं, ऐसा भी नहीं है, यू आर राइट। उसमें भी क्या होता है, आई थिंक यू हैव टू हैव PR। ठीक है ना, तभी आप वो एग्जाम्स वगैरह को ले सकते हो। ओके, हाँ, मुझे अब डायरेक्ट लाइसेंस का मुझे इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज मैंने कम ही देखे कि NRI ऐसे आते हैं। यूएस में मैंने अभी देखे हैं दैट दे डोंट हैव एनी स्टेटस ओवर देयर, दे जस्ट कम एज ए स्टूडेंट। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे इतना ध्यान नहीं इस चीज़ हो का। सकता है, या तो लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे वो किसी और कोर्स में जैसे स्टूडेंट बन के आ जाते हैं, जैसे कोई डेंटल असिस्टिंग का कोर्स ले लिया या हाइजीन का कोर्स ले लिया, फिर वो अपने एग्जाम्स देने शुरू कर देते हैं। आई थिंक सर ये नहीं है कि ये एग्जाम आपको कोई इमिग्रेशन में कोई हेल्प नहीं करता। ओके, तो पहला एग्जाम दिया फंडामेंटल्स का, दूसरा एग्जाम कौन सा है? दूसरा एग्जाम जो डायरेक्ट लाइसेंस में होता है, दैट इज क्लिनिकल जजमेंट। ठीक है, उसको ACJ बोलते हैं। ओके, ठीक है, ये भी थ्योरी एग्जाम है? ये भी थ्योरी एग्जाम। पहला और दूसरा ये दोनों थ्योरी एग्जाम है। जो पहला बिल्कुल ही बेसिक थ्योरी एग्जाम है, जो सेकंड है उसमें जैसे आपको थोड़ी आपकी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज देखते हैं, जैसे आपको एक्सरेज वगैरह दिखाते हैं, स्कैन दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इट्स लाइक क्लिनिकल जजमेंट, तब इसको बोलते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है उस चीज़ की, आप पहचान सकते हो। ठीक है, ऐसा होता है। और तीसरा एग्जाम? तीसरा है आपकी क्लिनिकल स्किल्स। ओके, ये प्रैक्टिकल है। जो हमारी स्किल तो हाथों की स्किल है। ठीक है ना, हम भी जोहरी हैं। ओके, तो ये सबसे हार्ड होता है फिर, इज इट?
नो ऐसे देखो मैं कहूँगी अगर आप एक स्टेप आगे चले गए ना, क्या होता है कि एग्जाम्स देखो हर एक हार्ड होते हैं इन एनी फील्ड। लाइसेंस एग्जाम्स आर ऑलवेज लाइक इतना इजी नहीं होता, पर ये है कि डेंटल में एक तो कंपटीशन यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर दिशा से लोग आ रहे हैं, सारी कंट्रीज और सबको पता है कि डेंटल का यहाँ पे फ्यूचर इज़ बेटर, ठीक है, और हर एक कोई करना भी चाहता है। और इंस्टीट्यूट्स भी इतनी हो गई हैं कि एवरीबडी इज रेडी टू टेक इट, कि सारा आपको बनाया बनाया वो दे देते हैं। दे हैव देयर ओन स्कूल्स जैसे कहते हैं, वो पढ़ाते हैं आपको, सारा कुछ करते हैं, बस आप लगे रहो, मतलब वो चीज़ है। एंड बैंक इज ऑल्सो हेल्पिंग यू, ये भी, क्योंकि दे आर नॉट लाइक चीप, ये एग्जाम्स बड़े महंगे होते हैं सारे। कुछ आइडिया है आपका जैसे मैंने भी दिए हैं, मैंने दोनों एग्जाम दिए हैं, ठीक है, मैं तभी आपको बता रही थी ये, बिकॉज मैंने भी पहले वही लेना था जब आप पूछे ना बफलो कैसे पहुंची। हाँ क्योंकि मुझे था मैं ऑलरेडी आई एम एक्सपीरियंस्ड, बल्कि एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि मतलब आई एम नॉट फ्रेश ग्रेजुएट, तो बेटर एंड आई एम बीइंग अ मदर, मेरे लिए वो इजी प्रोसेस रहेगा। क्योंकि स्कूल जाना तो आपको तो फिर 2 साल आपके डिवोटेड हो गए वहाँ पे, प्रॉब्लम है यार। ठीक है, ये चीज़ था, फैमिली को भी देखना होता है। तो मैंने वही एग्ज़ाम ले रही थी, पर मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने दोनों एग्जाम्स इकट्ठे, मैं सारा कुछ इकट्ठा कर रही थी, यूएस एग्जाम्स भी, अभी हम कनाडा सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं यूएस सिस्टम की भी दे रही थी, कनाडा सिस्टम की भी दे रही थी, Okay. कि मुझे था कि जहाँ से पहले कॉल आ गई मैं चली जाऊँगी। तो आई वाज लकी आई गॉट ए कॉल, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, लेट्स मूव, जो आ गया ले लो उसको, दैट्स व्हाई आई मूव टू बफलो। ओके, तो वहाँ फिर आपने 2 साल का उनका इंटरनेशनल डेंटिस्ट प्रोग्राम होता है। तो इंटरनेशनल डेंटिस्ट प्रोग्राम में क्या होता है, हमें सिर्फ 2 साल लेने होते हैं, नॉट लाइक अदर पीपल लाइक 4 इयर्स, जनरली 4 इयर्स का होता है। तो हमें जो ऑलरेडी उनकी क्लास चल रही होती है, उनके 3rd और 4th ईयर में इकट्ठे बैठना होता है। ओह वाह, नाइस नाइस। तो फिर आपको फिर लेकिन फीस सेम होती है। कनाडा में फिर से लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी उससे, इज इट? नहीं, वो हमें फिर भी देना पड़ता है। यस, ये थोड़ी मुझे भी लगता है अजीब सी बात लगती है कि कनाडा में चाहे हम ग्रेजुएट यहाँ से नहीं हुए, चाहे यूएस से हुए हैं, पर फिर भी अगर आप यूएस से कनाडा करते हो आके अपनी प्रैक्टिस वगैरह, लाइसेंस एग्जाम इज द 4th एग्जाम जो आपको देना ही पड़ेगा, उसको ऑस्की बोलते हैं। ओके, तो 3 एग्जाम के बाद एक और एग्जाम रह गया। यस, दैट इज लाइसेंस एग्जाम, दैट इज रियल। अच्छा, इस पूरे एग्जाम को क्या बोलते हैं, चारों को मिला के कुछ एक नाम है इसका? इन्होंने अब नाम चेंज कर दिया, वैसे एनबीटी होता है। अच्छा, या अब शायद थोड़ा नाम चेंज क्या क्या मतलब है उसका एनबीटी का? नेशनल बोर्ड ऑफ डेंटल एग्जामिनेशन। ओके ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, एक यहाँ ना मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, मैं खुद, मेरा बैकग्राउंड मेडिकल का है। अच्छा, मेरे साथ वाले बहुत सारे एमबीबीएस, डेंटल, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, मेरे क्लासमेट्स एंड एवरीबॉडी। कई बार जब उनसे बात होती है ना, तो एक इनपुट मिलता रहता है, हालांकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाता। तो मुझे लगा कि आज मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है उसका पूछने का। तो कई बार बोलते हैं वो लोग, जो मेरे दोस्त डेंटल हैं इंडिया के अंदर, बोलते हैं कि 3 एग्ज़ाम होते हैं और 2 एग्ज़ाम तो आप वहाँ बैठे भी दे सकते हो, इंडिया में बैठे भी, तीसरा एग्ज़ाम वहाँ आके देना पड़ता है। सच है ये? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं स्टार्ट किया उन्होंने कि आप क्योंकि सारे प्रोमेट्रिक एग्जाम्स होते हैं, तो आपको यहाँ होना जरूरी है उन एग्जाम? हमारे टाइम तो यहाँ पे होना जरूरी था। मुझे नहीं पता आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है, यू नेवर नो, बट आई हैव सीन, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो एग्जाम्स दे रहे हैं। अगर इंडिया से होता तो वो क्यों यहाँ आते, ठीक है। हाँ, एक टाइम था कि जब मैंने सोचा, अब जो यूएस वाला सिस्टम है ना, उन्होंने, उनके भी 2 एग्जाम्स होते थे पहले, उन्होंने एक कंबाइंड कर दिया है, INBED करके, ठीक है ना। ठीक है, उसमें शायद प्रोमेट्रिक शायद दिल्ली वगैरह में है, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो सब्जेक्ट टू रिसर्च ये थोड़ा हो सकता ढूंढना है, पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं कि वहां से बैठ के पढ़ सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बन गए ना, Yeah. हमारे इंडिया में बहुत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ से पहुंच गए हैं, जो उन इंटरनेशनल डेंटिस्ट, मतलब कि जो हमारे इंडिया वाले डेंटिस्ट होते हैं, उनको उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। दे आर नॉट ईजी एग्जाम्स एक्चुअली। पढ़ना तो आपको मतलब आपकी डिवोशन चाहिए आपको सारी। तो आप कौन से ईयर से यहाँ लाइसेंस्ड डेंटिस्ट हो गए थे? कनाडा में 2018। दैट्स नाइस। तो आपकी जर्नी लगभग 5 साल की हो गई है, ज़्यादा ही हो गई है 5 साल से कुछ? नहीं, मुझे तो लगता है मैं तो कब से पढ़ रही हूँ। हाँ, वो 2001 से, राइट? 2001 से लेके। पर आपकी इमिग्रेशन जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लेंदी हुई, राइट? इंडिया से आप दुबई गए, दुबई से फिर यहाँ आए, यहाँ वाली ट्रांजिशन भी कई साल चली, फिर आपकी पूरी फैमिली यहाँ इकट्ठी हुई। दैट्स नाइस, इंटरेस्टिंग। और मेरा बीच में आई वाज मूविंग टू टेक्सास, जब यूएस का मेरी ग्रेजुएशन हुई, आवर इंक्लिनेशन वाज टू स्टे बैक इन यूएस, ठीक है। लेकिन बस फिर हो गया था, मैंने कहा नहीं, ऑटवा इज बेटर, ऑटवा पसंद आ गया हमें, तो हम यहीं पर रुक गए। तो आपने बताया हैलिफैक्स थे, राइट? हैलिफैक्स, हाँ जी। वहाँ मैंने पढ़ाई नहीं की, वहाँ पे मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे, बट येस दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जब आप इंटरनेशनल डेंटिस्ट बन के आते हो,
Okay. स्पेशली इफ यू आर कमिंग एज ए कपल, तो आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, Yeah. ठीक है, अनलेस अनटिल आई एम नॉट सेइंग कि जैसे लड़कियां कई शादी करके आ जाती हैं, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू बी ऑनेस्ट, फर्क होता है वो स्ट्रगल नहीं देखना क्योंकि पड़ता स्ट्रगल उनको वो स्ट्रगल देखनी नहीं पड़ती क्योंकि हस्बैंड इज ऑलरेडी वर्किंग, थोड़ी सेटलमेंट मिली होती है। Exactly. हम जैसे कपल आए थे, बच्चा छोटा था 1.5 साल का, आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट कि जब हम फर्स्ट डे लैंड किए हैलिफैक्स में रात के 11 बजे, और वहाँ का एयरपोर्ट और जहाँ हम रहना था यूनिवर्सिटी के आसपास, हमने ऑनलाइन ही, आजकल तो ऑनलाइन मिल जाता आपको रेंट वगैरह के लिए, हमारे पास कुछ नहीं है, बच्चा छोटा, घर में दूध भी नहीं है, लाइक इट वाज अ बिग स्ट्रगल। आई टोटली कैन Yes. कोरिलेट, क्योंकि तो मैं जब 2008 में जब मैं पहली बार इंडिया छोड़ के यूके गया था ना, तो ये सेम स्टोरी रिपीट हुई थी। मैं अपनी वाइफ को बोलता भी हूँ कई बार कि तुमने मिस कर दिया है, वो अब तुम मेरे साथ यहाँ पे आई हो ना। तो वो जो स्ट्रगल है ना स्टार्टिंग का, वो हालांकि मैंने कनाडा में नहीं रिपीट करना पड़ा मुझे, क्योंकि वो एक मैंने वो उस वक्त मैं कर चुका था वो वाला स्ट्रगल, तो मुझे आइडिया था कि इससे अब कैसे सबको बचना आज तक है। ये चीज सबके एक लिए बार तो आएगी, जरूर सबके लाइफ में लिए। एक बार तो जरूर करनी पड़ेगी, दैट्स करेक्ट। अगर कोई पहले आए तो उसको करनी पड़ेगी, कपल आए हैं तो उनको इकट्ठे भी करनी पड़ेगी, तो आप बता विच इज वेरी स्वीट। मैं सोचती हूँ कि इससे मेरे ख्याल से कई बार आपकी जो पार्टनरशिप है इट गेट्स मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर, बिकॉज व्हेन यू वर टुगेदर इन योर डाउन टाइम, राइट, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो एक कनेक्टिंग लिंक है आपके, कभी भी यू नो आपको याद आता है ना, तो यू फील मोर अटैच्ड टू द पर्सन, है ना। तो फिर वो हैलिफैक्स उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद जब आप मूव किए ओटावा, वैसे आपका रीजन क्या था हैलिफैक्स से ओटावा मूव करने का? अच्छा, हैलिफैक्स में मैं ये वो तो पढ़ रहे थे, पर मैंने वहाँ भी पढ़ाई की, मैं ये आपको बताना चाहती थी। हाँ, ओके। वो क्यों? क्योंकि मैं ये बताना चाहती थी कि जैसे कई लोग हो सकते, वही जैसे मैं बोल रही थी, कई लोग पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं। ओके। जब आप इंटरनेशनल डेंटिस्ट एज ए डेंटिस्ट कनाडा में आते हो, तो यू कैन वर्क एज ए असिस्टेंट, ओके, विच इज ऑल्सो नॉट बैड जॉब। आपको लाइक $20 to $30 पर आवर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, जैसे मेरा तो पीछे से भी एक्सपीरियंस था, फ्रेश को हो सकता है, मतलब कि पे सैलरी इज डिफरेंट प्रोविंस टू प्रोविंस, मैं हैलिफैक्स की बात कर रही हूँ। तो मुझे वही था कि मैं तो जाके डेंटल असिस्टेंट काम कर लूंगी, आई वॉज हैविंग दैट नोशन। पर क्या हुआ कि जब मैं हैलिफैक्स पहुंची तब मुझे पता लगा कि यहाँ पे हर प्रोविंस का भी डिफरेंट है कुछ ना कुछ। वहाँ पे डेंटल असिस्टिंग इज ए रेगुलेटेड प्रोफेशन। उसका मतलब ये होता है कि आई कैन नेवर स्टैंड लाइक दैट कि बस मैं डेंटिस्ट के पास पहुंच गया, मुझे डेंटल असिस्टिंग की जॉब मिल गई, चाहे चेयर साइड मिल गई, चाहे कुछ भी मिल गई। उसमें भी लेवल्स होते हैं एक्चुअली असिस्टिंग में, ठीक है। मैं उस तरफ नहीं जा रही, मैं वैसे बता रही हूँ। तो आई हैव टू टेक दोज एग्जाम्स, तो मैंने उसका थ्योरी एग्जाम दिया, उसके भी क्लिनिकल एग्जाम्स होते हैं, वो सारे क्लियर किए, देन आई वॉज डेंटल असिस्टेंट। फिर मुझे जॉब नहीं कोई दे रहा था, ये भी होता है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लिंक चाहिए, स्पेशली सम प्रोविंसेस थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पर लेकिन आई वॉज लकी, आई फाउंड वन ऑफ माई ओल्ड प्रोफेसर, शी हैड अ वेरी गुड लाइक 4-5 उनकी क्लिनिक्स थी, तो मैंने वहाँ पे काम किया था। ओके ओके। बट दैट वॉज हैलिफैक्स वॉज द प्लेस when I used to work, and in the night I used to study for my other exams. मैंने वहाँ से बैठ के सारे एग्जाम्स क्लियर किए थे अपने। And then आपकी बेबी भी साथ में थी, राइट? Yes. Wow. Yeah. That's the struggle. बट वो पे आउट कर रही है, अब आप अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हो, राइट? आई एम ब्लेस्ड। कितने साल से आप अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हो? हमारा अब तो ऑलमोस्ट 2 years हो जाएंगे दिस जनवरी। यस, नाइस। तो आप और आपके हस्बैंड अब दोनों एक ही बिजनेस मैनेज कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली मैनेज तो वही कर रहे हैं, मैं भी डेंटिस्ट हूँ। ओके ओके ओके, सही है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो वैसे ओटावा मूव करने का रीजन क्या था, मैं वो जानना चाहूंगा। हैलिफैक्स से ओटावा क्यों पहुंचे आप? हाँ, नहीं, हैलिफैक्स से ओटावा नहीं पहुंचे आप। अच्छा, अभी और स्टोरी मजा आ रहा है, आई एम लविंग दिस टॉक। हैलिफैक्स से मुझे टोरंटो मूव करना पड़ा। वो क्यों मूव करना पड़ा कि जैसे मैं बता रही थी आपको, वो 3rd एग्जाम होता है क्लिनिकल स्किल, उसके लिए आपको पर्सनली जाना पड़ता है। वहाँ पे आपको अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लेके सेंटर्स में वहाँ आपको ट्रेन करते हैं। तो वो सिर्फ टोरंटो में है वहाँ उस टाइम, मतलब टोरंटो इज अ मेन हब फॉर दैट। तो उस चक्कर में हमने सोचा कि अब टोरंटो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बैठ के वो 3rd एग्जाम नहीं दे सकती थी, मेरे बाकी तो सारे क्लियर हो ही गए थे, और अभी मुझे यूनिवर्सिटी से कोई कॉल आई नहीं थी। उसमें भी एक बड़ा प्रोसेस होता है, इट्स नॉट कि आज अप्लाई किया कल ही मिल जाएगी, दे चेक ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग। तो तब इसलिए हम टोरंटो में चले गए थे। फिर टोरंटो में फिर जब मुझे आ गई थी, एडमिशन भी हो गई थी, मैं ट्रेनिंग भी ले रही थी, फिर मैं बफलो मूव की, फिर बफलो से हम ओटावा मूव किए। ओह ओके, तो आप बफलो भी आप सब चले गए थे, राइट? नहीं, ओके, आप गए थे सिर्फ? मैं ही गई थी। ओके ओके, मेक सेंस। तो अब आप फाइनली ओटावा पहुंच गए ना स्टोरी में? बिल्कुल। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो एक लिंक बन गया अब, नो डाउट। तो ओटावा पहले आना हुआ था कभी शिफ्ट होने से पहले, या बस रेंडमली?
नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था हम ऑटो आएंगे। नहीं, कभी भी नहीं सोचा था हमने। हम सिर्फ इंटरव्यू देने आई थी मैं यहाँ पे, बस तब आई थी। तब भी मुझे कोई, टू बी ऑनेस्ट, इतना कोई खास अच्छा नहीं लगा था। ऐसे मैं बोलूँ कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा। स्पेशली एक तो शुरू से ही बड़े बड़े शहर में, चंडीगढ़, फिर दुबई, फिर टोरंटो, तो उस चक्कर में ऑटो मुझे थोड़ा लगा था कि पता नहीं यहाँ पे हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। बट टुडे आई लव इट। दैट्स नाइस। या एक बार जो ऑटो आया है उसको पसंद आया है। हाँ जी। अच्छा, इसी टॉपिक के ऊपर मैं एक आपसे लास्ट सवाल लूँगा, फिर हम इसको कन्वर्सेशन को शिफ्ट करेंगे। जैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि जितने भी डेंटिस्ट वगैरह, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो एज ए डेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी कंट्रीज़ में। यहाँ आने के बाद वो या तो हाइजीनिस्ट का कोर्स कर लेते हैं या समथिंग अदर देन लाइसेंस डेंटल, लेकिन उनका टारगेट होता है वही लाइसेंस लेना डेंटल का, लेकिन उससे पहले वो कुछ और कोर्सेज भी कर लेते हैं। क्या रीज़न है इसका करने का? उससे उनको क्या बेनिफिट मिलता है मुझे? और उससे पहले मुझे ये बता देना ऑडियंस के लिए कि हाइजीनिस्ट का मतलब क्या है। अच्छा, हाइजीनिस्ट क्या होता है? हाइजीनिस्ट जैसे तो टर्म ही पता है कि हाइजीन, लेकिन इट्स अबाउट डेंटल हाइजीन, जिसमें हाइजीनिस्ट आपके पूरे टीथ की क्लीनिंग, पॉलिश, जो फ्लोराइड सारी वो करते हैं। दैट इज देयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर अ डेंटिस्ट। ओके ओके, तो हर एक डेंटल क्लिनिक पे हाइजीनिस्ट भी होता है? डेफिनेटली, एक नहीं काफ़ी होते हैं बल्कि। ये होता है डिपेंड ऑन योर क्लिनिक सेटअप कि कैसे है, ठीक है। बट हाइजीनिस्ट इज अ प्राइम थिंग इन द क्लिनिक। तो हाइजीनिस्ट का कोर्स करके हाइजीनिस्ट लगना ये हेल्प करता है डेंटिस्ट बनने में भी? डेफिनेटली। नहीं, ऐसे नहीं कह सकती, वो मैं बताती हूँ कैसे। पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आपने बोला कई लोग ऐसे क्यों करते हैं। देखो, टाइम इज मनी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो मैं आपको बताया था, प्रोसेस लंबा होता है। पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि इतनी वेट हो गई। कई बार एग्जाम भी पहली बार में, अब तो इट्स वेरी इजी नाउ, दे हैव गिवन, जो मैं आपको 3 एग्जाम बताया था उसका अनलिमिटेड उन्होंने कर दिया है कि यू कैन। अदरवाइज जब हमने किया था इट वाज जस्ट 3 chances. If third chance is gone, you can't enter in the system again. Maybe you have to wait few years, 5 years, something like that. अब उन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया। इवन मैं जो देखती हूँ कनाडा काफ़ी इजी कर रही है प्रोसेस को, ठीक है, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। डेंटिस्ट की इतनी कमी नहीं है, फिजिशियंस की बहुत कमी है, ठीक है, ये भी चीज़ भी है। पर हाँ कि इमिग्रेशन इतनी चल रही है तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, विच इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। एक पे बर्डन नहीं है डेंटिस्ट पे भी कि सबके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका मेरे ख्याल से एक चीज़ ये होती है कि वो अपनी अवॉइड करना चाहते हैं कि रोज वेट ही करी यारे बैठे। प्लस उनको पता भी नहीं है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, इट विल बी पास और फेल, क्या होएगा। एटलीस्ट इन दैट टाइम दे कैन डू सम अदर कोर्स जिसमें उनको एक फिक्स्ड इनकम तो मिलने वाली है ना एट दैट, ठीक है ना। बिकॉज फाइनेंसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैनेडा। कोई शौक के लिए नहीं यहाँ पे कुछ करता। अगर कोई ना मैं शौक के लिए की है तो आई डोंट थिंक सो ऐसे होता है जैसे ये लाइसेंस प्रोसेस वगैरह होती है। क्योंकि अगले को होता है कि एक तो मैं, अच्छा तीसरी चीज़ क्या होती है, आप अपने फील्ड में रहते हो। जैसे कई लोग मेरे जैसे ही होंगे, मुझे डेंटिस्ट्री में ही रहना है। तो अगर आप रोज, आप बीइंग अ हाइजीनिस्ट आल्सो एंड इफ यू वांट टू बी अ डेंटिस्ट, यू लर्न ईच एंड एवरी डे। या वो जो 3rd नंबर का एग्जाम है स्किल वाला, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ सीखने को मिल जाएगी। आई लाइक द एक्सप्लेनेशन एक्चुअली, क्योंकि मान लो 3 साल बाद आपको पता चला कि नहीं बन रहा है लाइसेंस का काम, तो बाय द टाइम आप देखोगे कि आप यू आर ए प्रोफेशनल हाइजीनिस्ट, आप उसमें भी करियर बना सकते हो। तो इट्स लाइक इट्स लाइक एक हम चीज कर लेते हैं ना बैकअप के लिए, बैकअप प्रोफेशन, बैकअप कह लो। हाँ, नाइस। तभी पर ये मैं बैकअप भी काफी, इट्स अ वेल अर्निंग प्रोफेशन, ठीक है। और आपकी ऑफ कोर्स कोई काम तो आप कर ही रहे हो, आपको रेपुटेशन मिल रही है। अच्छा, तीसरी जो आप पूछ रहे थे कि डज इट हेल्प टू बी ए डेंटिस्ट, देखो अगर तो आप डायरेक्ट लाइसेंस कर रहे हो तब भी ये हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि एवरी डे यू आर वॉचिंग डेंटिस्ट, यू आर वॉचिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रीटमेंट, इंडिया और जो यहाँ की डेंटिस्ट्री इज क्वाइट डिफरेंट। वहाँ पे एक तो करेक्टिव डेंटिस्ट्री है कि आपको दर्द हुआ, चलो डॉक्टर साहब को मिल लेते हैं आज, ये चीज़ होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हेयर सिस्टम इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड सो मैनी लाइक इंश्योरेंसेज एंड एवरीथिंग फॉर द जॉब पीपल आल्सो। इस यहाँ पे प्रिवेंटिव है सारा कुछ। सो प्रिवेंटिव कहाँ से स्टार्ट होता है? हाइजीन से, ठीक है। तभी वो कहते हैं ना 6 month 3 month जो 9 month जो भी आपकी क्लीनिंग है, दैट इज प्रिवेंशन। वो आपको डेजिग्नेट करते हैं कि ये पेशेंट का कितना हाई केरियस रिस्क है अकॉर्डिंग टू देयर। तो हाइजीनिस्ट भी क्लिनिक खोल सकता है, राइट? हाँ जी, खोल सकते हैं, बट दे हैव देयर ओन रेगुलेशंस। आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या होता है, उनका अपना स्कूल है। आई थिंक आफ्टर फ्यू ईयर्स। ओके मेक सेंस। चलो अब अपनी इसको कन्वर्सेशन को थोड़ा शिफ्ट करेंगे। इसमें हमने काफ़ी इमिग्रेशन और क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एग्जाम्स के बारे में बात की। अब मैं आऊँगा
ब्रॉडर ऑडियंस के लिए बात करेंगे, ये तो बात होगी जो डेंटल कोर्स को करने में इंटरेस्ट रखते हैं। कनाडा में सुना भी है और एक्चुअली में फैक्ट भी है कि डेंटल सर्विसेज बहुत महंगी है, राइट। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछूंगा आपसे सारे सवाल अब, कि जिससे आम जनता को, मेरी जैसी जनता को थोड़ा आइडिया मिल जाए कि हमें अपनी डेंटल की देखभाल जो है वो कैसे करनी है। ये सवाल और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि स्पेशली कनाडा में आने के बाद, राइट, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को और समझ पाओ। जब मैं कनाडा नया नया आया था ना, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जो पहले रह रहे थे ना, मुझे ये बोला कि यहाँ ना कनाडा के अंदर फ्लॉस जो होता है अपना यूज़ करते हैं ना, वो काइंड ऑफ ना ज़रूरी सा ही है यूज़ करना। तो बड़ा क्यूरियोसिटी सी थी, मतलब ये क्या मतलब हुआ कि इंडिया में नहीं, कनाडा में। देन मेरे को ना समझ में आया कि वो स्टेटमेंट सच है, क्योंकि मे बी शायद फूड यहाँ पे थोड़ा स्टिकी होता है, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये वो, तो उसमें शायद वो ठीक कह रहे थे, राइट। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट से आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि कनाडा की लैंड में आने के बाद लोगों को क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स स्टार्टिंग से ही शुरू कर देने चाहिए ताकि उनकी डेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छी बनी रहे। डेफिनेटली। पहले तो मैं, जैसे आप कहते थे फ्लॉसिंग यहाँ पे आके ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी भी कंट्री में ज़रूरी है, बट येस योर पॉइंट इज़ वेरी वैलिड कि यहाँ पे फूड हैबिट्स हमारी डेफिनेटली डिफरेंट है। जो डेंटल हेल्थ होती है ना, वो सिर्फ आपके फूड हैबिट्स पे डिपेंड नहीं करती, ओके, इट्स को रिलेटेड टू योर होल फिजिक। क्या होता है स्पेशली, जैसे मैं अपनी तो बता सकती हूँ, मुझे नहीं बाकियों का पता। जैसे मैं यहाँ पे आई थी, आई वॉज लाइक मेंटल हेल्थ इज रियली इम्पैक्टेड, स्पेशली व्हेन यू आर वेरी न्यू टू दिस सिस्टम एंड एवरीथिंग। रोज की स्ट्रगल है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, योर फाइनेंसेस, एवरीथिंग, ठीक है ना। तो मेंटल हेल्थ और जो भी है, मतलब जो आपको स्ट्रेस है, मतलब मेंटल में ये मतलब कि यू आर मेंटली इल, कि स्ट्रेस लेवल्स आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उस चक्कर में आई हैव सीन पीपल हाइजीन गेट अफेक्टेड, होती है, हमेशा होती है। मतलब मेंटल हेल्थ का दांतों पे फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसे नहीं होता कि मेंटल हेल्थ को वी शुड नॉट टेक टू द मेंटल हेल्थ लाइक दैट। मेरा मतलब है कि आपकी फिजिक और आपकी अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में हो, हैबिट्स पे फर्क पड़ जाएगा थोड़ी आपकी, क्योंकि आपकी ना जो कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स कि आपने, मैंने जिंदगी में आज मैंने सुबह उठ के मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वो करना है, एक जो सिस्टम है आपका अपसेट से हो जाता है, ठीक है, और आप हर चीज का अपनी इंक्लेशन लग रही है, मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो उस चीज में भी थोड़ा होता है। फूड इज डेफिनेटली द प्राइमरी फैक्टर, ठीक है। गम्स अफेक्टेड करते हैं, जैसे गम्स की जो हेल्थ है, it is even related to your hormonal changes. So many factors are there. तो उसमें जैसे अगर आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, of course your hormones are also affected. Pregnancy है, mother is breastfeeding, so many factors are there. उस चीज़ों से भी आपकी डेंटल हेल्थ अफेक्ट होती ही होती है। बट फ्लॉसिंग इज डेफिनेटली मस्ट। फिर वही बात आती है कि इट स्टार्ट्स, इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग कीप योर हाइजीन मेंटेन्ड, ये चीज़ होती है। ओके, वैसे मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब होगा, क्योंकि यू नो बीइंग ए डेंटिस्ट आप चाहोगे कि आपके पास ज़्यादा कस्टमर आए, और बीइंग ए ओनर ऑफ क्लिनिक प्रीटी श्योर। बट मैं अब क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछने वाला हूँ कि जो मैंने आपसे पूछा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे डेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए, तो कुछ ऐसे 3 पॉइंट बता सकते हो जो घर पे रह के बंदा अपने दांतों का, अपनी डेंटल हेल्थ का ध्यान रख सके, जिससे वो अपने आप को डेंटिस्ट से थोड़ा दूर रख सके? तो नहीं, कोई बात नहीं, वो तो जैसे हमारे पेशेंट भी आते हैं ना, तो दैट डजंट मीन कि हम उनको सिर्फ ट्रीटमेंट कर उनको भेज देते हैं। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस यही है कि जो हम काम कर रहे हैं, पेशेंट इज हैप्पी एंड देयर हेल्थ इज मेंटेन। अगर वो ही तो उसमें वो देती हैं। बट आई कैन टेल यू डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज योर फूड हैबिट्स। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा या खुद आप सारा दिन अपना मतलब कि प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या ब्रेड इज स्टिकी है, यू आर राइट, ठीक है ना, वो चीज़ों को थोड़ा सा परहेज करें, ठीक है। दिस सोडाज एंड ऑल, उसका, क्योंकि उनकी पीएच लेवल इज वेरी वेरी मतलब कि हमारे सलाइवा के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है ना, उससे आपकी कैविटीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। सेकंड, फर्स्ट थिंग तो ब्रशिंग ही है। आई विल से एवरीबडी शुड ब्रश, दिन में भी करना ही करना है और रात को भी। रात को करके सोएं, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद करें। और फ्लॉस जो आपने बोला, फ्लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 टाइम या फिर एवरी टाइम? ब्रश तो हमेशा 2 टाइम करना ही करना है। फ्लॉस तो आई एक्सपेक्ट कि एवरीबडी शुड डू आफ्टर एवरी मील। पर कई बार होता है कि लोग सब बिजी हैं, जॉब में है, कौन करेगा ऐसे, ये है वो है, ठीक है ना, वो चीज़ होती है। अकेला फ्लॉस नहीं होता, देयर आर सो मेनी इंटरडेंटल एड। इंटरडेंटल मतलब दांतों के बीच की सफाई जूस करने के लिए काफ़ी कुछ है आजकल। वाटर पिक आता है, इट्स ईजियर फॉर यू कि करो रात को, एटलीस्ट रात को तो करके सो आप, उससे क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लस अगर आपको लगता है आपके गम्स थोड़े से हेल्दी रहें, वंस इन अ वाइल जैसे वार्म वाटर लेके सॉल्ट डाल के उससे आप रिंसेस कर सकते हो, जिसको कभी गम ब्लीडिंग वगैरह होती है।
तो ये चीज़ें घर के लिए अच्छी हैं, पर रेगुलर चेकअप इज मस्ट मस्ट मस्ट। तो रेगुलर चेकअप कितने महीने में करवाना चाहिए? दैट डिपेंड ऑन पेशेंट। जो हमारी कनाडा डेंटल एसोसिएशन होती है ना, वो ही अपने बनाती हैं। इट इज़ फ्रॉम यूएस एडीए की तरफ भी होती है। एवरी पेशेंट एटलीस्ट नीड 6 मंथ, वी उसको रिकॉल बोलते हैं, ठीक है ना। पर सम केसेस वी हैव टू बी 9 मंथ, सम पेशेंट 3 मंथ। उसमें क्या होता है, हमें देखना पड़ता है, हम असेस करते हैं पेशेंट को उनकी पहली विजिट में कि इनका कहाँ पे जा रहा है लेवल हाइजीन का। इफ दे बहुत लोग होते हैं, दे आर वेल मेंटेन्ड, उनकी सारी मतलब की टीथ भी अच्छे हैं, गम्स भी अच्छे हैं, सो वी कैन प्रॉन्ग टू 9 मंथ, नो प्रॉब्लम। और कई बच्चे होते हैं मतलब तनी इनको तो रेगुलर हमें चेक करने ही रहना है, तो उसका हमें 3 मंथ भी करना। यू गिव मी वेरी गुड पॉइंटर। जब आपने बच्चों का नाम लिया ना, कौन सी एज है जो बच्चों की, इन्फेंट से लेके जब भी बड़े हो रहे हैं वो, जब पेरेंट्स को बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए, कौन सी एज है वो? चाहे पहले फर्स्ट टूथ आया था उस टाइम भी ठीक है वो। आई सी इन्फेंट ऑल्सो, ठीक है ना। लेकिन उसमें हम ये नहीं होता हम कुछ कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। दैट इज नॉट इवन एग्जाम, आई वुड से इट्स लाइक चेयर राइड। क्योंकि अगर कनाडा में रहना तो उनको तो डेंटिस्ट को फेस करना ही करना है यहाँ पे। क्योंकि जैसे हम जो बच्चे हमारे इंडिया से आते हैं, दे हैव डेंटल फियर, बहुत बड़ा फियर है। उनको तो लगता है पता नहीं क्या हमारे मुंह में ड्रिल जाने वाली, आज क्या होने वाला हमारे पास क्योंकि बच्चे उनकी तो उतना ही, उनको तो 2 ही चीज़ें समझ आती है ना, एक ड्रिल और इंजेक्शन। और तीसरा डेंटिस्ट तो वही है जो सारा आजकल वैसे कोविड के कारण पूरे रॉबोट बने होते हैं। करेक्ट। तो उनको वो डर होता है। पर यहाँ के अगर आप बच्चे देखोगे, दे डोंट हैव दैट फियर। वो क्यों? क्योंकि उनको शुरू से कस्टम किया जाता है कि जैसे इन्वायरमेंट है, जैसे आप भी किसी की यहाँ पे पॉडकास्ट लेते हो, पहले आप बोलते हो कि थोड़ा बैठो, आप देखो कैसा है। सेम वी कॉल चेयर राइट। उसमें क्या होता है, बच्चे को सिर्फ दिखाते हैं कि चेयर कैसे चलती है, वो यूज टेल शो डू। वो तो खैर बहुत छोटा बच्चा होता है, 1 साल के बच्चे को तो क्या समझ आएगी बात। मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि बच्चों में कैसे होता है। तो लेकिन हम मदर्स को उनको गाइड करते हैं कि ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस क्या है, कि कैसे उनके इवन चाहे दांत नहीं आए, गम्स भी क्लीन करने हैं आपको। ये चीजें हम बताते हैं। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों के गम्स क्लीन? उसमें क्या होता है कि आप जैसे वेट कोई मस्त, जैसे हमारे मुलायम कपड़ा होता है ना, जैसे कोई भी अलग से रखो, आप उसको डैम्प करके उनको वाइप करो। जब जैसे बच्चे दूध लेके तो सोते ही रात को ना, बॉटल वगैरह अगर लेते हैं, तो जैसे ही बॉटल निकलते, मैं कई बार उनको ये थे, अगर दे आर इन दैट एज कि वो पानी पी सकते हैं, तो उसको स्विच कर दो, क्योंकि बच्चों को एडिक्शन होती है बॉटल की। तो आप उसको वाटर बॉटल से रात को स्विच कर सकते हैं और जस्ट जेंटली क्लीन देयर गम्स एंड एवरीथिंग, इवन वाइप देयर टीथ। क्या होता है कि हमारे मुंह में हमेशा एक लेयर जमती रहती है, वो अगर लेयर ज़्यादा हो जाए ना, तभी कैविटी स्टार्ट होती है और गम प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ किड्स से रिलेटेड आ रहा है। मैं किड्स से रिलेटेड इतने क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरी दो छोटे-छोटे बच्चे मेरे घर में। ओके, अब जैसे जब बच्चा ब्रश करना स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्टिंग के अंदर वो ईटेबल टूथपेस्ट आते हैं उनके बच्चों के, वो करते हैं, तो फिर कुछ एज के बाद शायद उसको नॉर्मल पे शिफ्ट कर देते हैं। डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस कि जो ईटेबल वाला टूथपेस्ट है या नॉर्मल टूथपेस्ट है, इनमें से कोई एक बेटर या कुछ लेस बेटर है? नहीं, बेटर लेस बेटर की बात नहीं होती। जैसे ईटेबल होता है ना, वो इसलिए होता है कि यहाँ पे जितने भी टूथपेस्ट है ऑलमोस्ट उसमें फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड कंटेंट हर एक कंट्री का, हर एक रीजन का डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे अब इंडिया में देख लो, हमारे कुछ एरियाज के लोगों के दांत एक जैसे होते हैं, जैसे ब्राउनिश होंगे, फ्लोरोसिस होती है उनको, ठीक है, क्योंकि उनका वाटर में जो फ्लोराइड का कांटेक्ट सही नहीं है। और यहाँ पे बड़ा लो है, इसलिए ये फ्लोराइड लगाते ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जो ईटेबल होते हैं ना, इसलिए होता है कि उसमें फ्लोराइड नहीं है, 0 है। क्योंकि फ्लोराइड अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। वो अगर जो बच्चे को, हम कहते हैं कि जब तक बच्चा स्पिट करना नहीं सीखता ना, उसको नॉन फ्लोराइड ही देना चाहिए। तो वो जो आप ईटेबल टूथपेस्ट कहते हैं, एक तो बच्चों को क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो टेक्सचर, उनको एक टेक्सचर उनको अच्छा लगना चाहिए कि ठीक है, फिर टेस्ट, 2 चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्लोराइड स्टार्टिंग में नहीं करते, एट द एज ऑफ 4 और 5 शुरू होता है, डिपेंड ऑन द अगेन किड और या किस एरिया में। क्योंकि हमारे जैसे ऑटवा में काफ़ी लोग वेल वाटर पीते हैं, मैनोटिक साइड चले जाओ, जो कंट्री साइड चले जाओ, तो उनको चाहिए ये चीज़। लेकिन फिर भी आई डोंट रिकमेंड लेस देन 4 ईयर ओल्ड कि कोई फ्लोराइड वगैरह लो। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। बड़ी मेरे लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। आई विल इम्प्लीमेंट ऑन माय किड्स एज वेल। अच्छा, अब मोस्टली जो आपके पास पेशेंट होंगे, अडल्ट पेशेंट जितने भी आते होंगे, उनके पास जॉब का डेंटल कवरेज होता है, इंश्योरेंस का इस टाइप का रहता है। बिजनेस वाले भी मेनली शायद अपना लेके रखते हैं इस तरह का इंश्योरेंस। अगर मान लो किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है ना, उसके पास ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं, तो अपनी जेब से पे करता है डेंटिस्ट के पास जाने का। तो ऑन एन एवरेज एक हेल्दी सा बंदा जिसके पास कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है डेंटल की कोई,
हालांकि मुझे पता है कि आपके हस्बैंड मैनेज करते हैं क्लिनिक को, फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग। कुछ आइडिया दे सकते हो कि ऐसा बंदा जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसका साल का क्या खर्चा हो सकता है डेंटिस्ट के पास का, रेगुलर चेकअप एंड जिसको एवरीथिंग, मतलब कि जिसके अच्छा पास कोई उनका इंश्योरेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, पर उसकी अपनी कंडीशन क्या है उस पर इज डिपेंड लाइक करता ऑफ है। एवरेज गुड, आई मीन कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उसको, बट लाइक जर्नल चेकअप्स एंड इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कितनी बार साल में वो कराएगा, तो एक जर्नल आइडिया दे दो कि इतना बजट होना चाहिए बंदे के पास अगर इंश्योरेंस नहीं है तो। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगर मुझे पता है कि पेशेंट हेल्दी है, बहुत आते भी ऐसे हैं ना, ओके। हेल्दी हैं, तो उनका जैसे जो प्राइमरी जो जो कोई भी डेंट, क्योंकि ओंटारियो में सारे डेंटिस्ट एक ही फी गाइड 100% फॉलो करते हैं, विच ग्रेट। कीप चेंजिंग एवरी ईयर। ठीक बढ़ती है, है, हमेशा बढ़ती है, घटती क्यों नहीं है? घटती, क्योंकि वही आपका क्वेश्चन था कि लोग सोचते हैं डेंटिस्ट्री महंगी क्यों या है। डेंटल एजुकेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशन इन कनाडा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो। आई अंडरस्टैंड। सेकंड, जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल्स है, एवरीथिंग। सो आई थिंक ओंटारियो जो भी है, जो हमारी कंट्रोल करते हैं, ओंटारियो डेंटल एसोसिएशन, जो हमारी कनाडा की डेंटल एसोसिएशन है, उन्होंने इसलिए वो रेट उन्होंने ही फिक्स किए हुए हैं। उनको पता है कि इतना मटेरियल लग रहा है, इसकी इतनी कॉस्ट पेशेंट को जाएगी, इतना ऐसे इसलिए होता है वो। एनीवेज, फी गाइड की बात कर रही थी, तो उसमें उसके हिसाब से अगर पेशेंट, जैसे आप ही आए हो मेरे पास ठीक है। कि डॉक्टर साहब मुझे वैसे लगता कुछ है नहीं, पर मेरा रेगुलर चेकअप कर दो, ठीक है ना। अगर मैं आपके उसी दिन क्लीनिंग करती हूँ, एग्जाम करती हूँ, एंड वी टेकिंग फ्यू एक्सेस डिपेंड ऑन योर टीथ, कितना होता है बेसिक सा आपका 600 तक लग जाएगा विद क्लीनिंग एंड ऑल। आई एम जस्ट गिविंग यू कोई ऐसा रफ आइडिया, रफ आइडिया है। 500-600 आपको उस दिन लगेगा। उसके बाद लगता है कि आपको तो कुछ करने वाला है नहीं, आप एक बार और बस साल में क्लीनिंग करवा सकते हो या 9 मंथ में करवा सकते हो, दैट विल बी 200-300। तो अब मैं सोचती हूँ 1000 लेके चलो पर ईयर, अगर आपका एक बंदे हेल्दी माउथ है, राइट। ओके ओके, मेक सेंस। वो भी इसलिए कि गॉड फॉरबिड आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आपके पास तो कुछ एक्सेस तो है ना उस चीज़ के लिए। ये है ओके। which is very अगर basic। जैसे कुछ लोग, मैंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके पास इंश्योरेंस नहीं होता, तो आप लोगों के पास कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनसे आप उनके इंश्योरेंस मैनेज कर नहीं सकते हो? हमारा काम सिर्फ डेंटल है, वी डोंट इनके प्ले बाद इन जैसे दैट। इंडिया में होता है ना कि भाई इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी अटैच हो गए एंड एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है? यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे डेंटिस्ट्री इज डेंटिस्ट्री ओनली, वी हैव नथिंग टू डू विद इंश्योरेंस। हमारा कुछ उनसे लेना देना नहीं होता, नो। ओके। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे हेल्थ कार्ड जो होता है हर स्टेट का अलग अलग है, अगर आप ओटवा की बात करें तो ओहिप लगता है उसमें। डेंटल की कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है जो ओहिप कवर करता है? हाँ, अभी इन्होंने काफ़ी कुछ सालों से चलाया हुआ है ओंटारियो सीनियर डेंटल केयर प्रोग्राम, ओके। OSDCP होता है, ठीक है। उसमें है कि आप 60 और 65 ईयर ओल्ड में जो है ना, बल्कि बट दे आर रेजिडेंट और सिटीजन हेयर, उनकी कुछ एलिजिबिलिटीज हैं। आई ऑलवेज कीप टेलिंग माय पेशेंट जिनके पेरेंट्स बेचारे इंडिया से आए होते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको मदद करते हैं, तो व्हाई डोंट यू अप्लाई दैट, एटलीस्ट दे कैन कवर सम पार्ट ऑफ योर इंश्योरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे कैन अप्लाई, पर उसमें वो उनका इनकम स्टेटस वगैरह कुछ देखते हैं एंड दे गिव देम लाइक ए कार्ड, तो वो हिप के अंडर ही आ जाता है। बट दैट इज जस्ट कवरिंग वेरी बेसिक सब्सिडाइज्ड फी, जैसे होता है ना डेंटल के फी गाइड पे उनको कुछ बेसिक चीज़ें देते हैं, जैसे आप एग्जाम करवा सकते हो, एक्सरेज, क्लीनिंग, एक्सट्रैक्शन, फिलिंग। आई थिंक इट कवर्स 80% ऑफ द थिंग्स, यही तो करवानी होती है, विच इज़ गुड। हाँ, लेकिन उनमें बस उनका ये होता है कि दे आर नॉट लाइक अनलिमिटेड थिंग्स, ओके। आपको कुछ उनके लिमिट होते हैं, वो हर इंश्योरेंस में होते हैं। खैर, दैट इज़ अ वास्ट एरिया, आई डोंट वांट टू गो इन दैट, पर मतलब कि है वो होता है। और जैसे न्यू कमर्स होते हैं, जैसे मैं भी जब नई नई आई थी, चाहे मैं पीछे से डेंटिस्ट हूँ, पर आई कांट अफोर्ड डेंटिस्ट है, क्योंकि मेरे पास कौन सा जॉब है, या जस्ट कम बिकॉज ही वॉज अ स्टूडेंट। तो आप हेल्दी स्माइल करके एक प्रोग्राम है ओंटारियो का, हर एक प्रोविंस का एक एक प्रोग्राम है बच्चों के लिए। तो ओंटारियो में बोलते हैं हेल्दी स्माइल ओंटारियो, उसका मतलब होता है HSO, ठीक है। उसमें भी आपको एक कार्ड बना के देते हैं पेरेंट्स को, ठीक है। उसमें भी यही सेम बेसिक चीज़ें कवर होती हैं, लेकिन उसमें वो आपके पेरेंट्स की सारी वो देखते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आप न्यू कमर हो, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड किया आज ये उतरे हैं, और कई बार मैंने देखा है लोग अभी हफ्ता पहले आते हैं और बच्चे को पेन शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए, न्यू कमर्स वाला, वो अपने सीनियर्स के लिए, जो दोनों चीज़, नॉट न्यू कमर, ऐसा नहीं है कि न्यू कमर के लिए, आई एम जस्ट सेइंग डिपेंड ऑन देयर इनकम स्टेटस। ओके। अभी फिलहाल आई डोंट नो इफ पीपल, मैंने भी लगता है लोगों को पता भी नहीं है। अभी इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, हमारे ओंटारियो में तो हुआ ही था, आई थिंक इट इज़ फॉर ऑल कैनेडा। उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था चाइल्ड डेंटल बेनिफिट। मैंने सुना इसका। हाँ जी, दैट वाज वेरी गुड प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम था इसके बारे में थोड़ा बताओ ना। इस प्रोग्राम में ये था कि वो भी, उसमें भी उनकी कुछ स्लैब होती है, क्योंकि इट्स ऑल कोरिलेटेड CRA, आपको पता ही है सारा कुछ टैक्स रिटर्न पे यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि पेरेंट्स की अगर एलिजिबिलिटी है
तो दे हैव प्रोवाइडेड कि आपके हर बच्चे को, जैसे आपके 2 बेटी हैं, ठीक है ना, आप हर बेटी के लिए 650 अवेल कर सकते हो इन अ ईयर फॉर डेंटल। अच्छा, ठीक है, ओके। तो विच इज़ वेरी गुड, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था। तो ये पैसा डेंटिस्ट को जाता है या पेरेंट्स के पास आता है? हाँ, वो मैं वही उसी पे आने वाली थी। अभी ये प्रोग्राम थोड़ा सा इनका ज़्यादा चला नहीं है, इट वाज टूवर्ड्स फेलियर। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं आप आ रहे हो, मैं कहूँगी चंद्र ठीक है, आप अपना काम करवा लिए, ये आपका 650 का बिल है, आप जाके CRA पे अपलोड कर दो। आई थिंक यू विल बी हेजिटेटेड कि मैं अपनी पॉकेट से क्यों दूँ। एकदम से 650 देना या 300 देना हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, अगर इंश्योरेंस ना हो सबके लिए मुश्किल है। तो पीपल हैड दैट फियर कि मैं कर तो दूं, क्या मुझे CRA देगा कि नहीं देगा। तो इसमें ये था, उसका यही फेल मेरे ख्याल से ड्रॉबैक रहा कि उसमें आपको अपफ्रंट देना था, देन यू गेट रीइंबर्समेंट थ्रू CRA। आप तो डेंटिस्ट को देके चले गए, डेंटिस्ट को भी अपने मिल गए, लेकिन आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे CRA से, नोबडी न्यू इट। तो इसलिए लोगों ने थोड़ा सा हेजिटेट किया, पर फिर भी इट वाज सक्सेसफुल। अब उसी को लेके ये आगे आ रहे हैं, कोई और नया प्रोग्राम लेके। दैट्स गुड। वो इंडिया में जैसे बोलते हैं एक टर्म है कैशलेस इंश्योरेंस, वो मतलब कैशलेस नहीं है ये, कैशलेस नहीं, इसमें यस यू आर वेरी राइट। कि पहले उसमें पैसा देना पड़ेगा और दिन देना। हाँ, और जो मेरे ख्याल से मैं भी लाइक आई एम ऑल्सो इमिग्रेंट, मैं नहीं कहती सिर्फ इमिग्रेंट, किसी के लिए मुश्किल है कि इतने पैसे दे दो, एंड व्हेन यू आर सेइंग यस कि डेंटल इज एक्सपेंसिव, तो सबको थोड़ी हेजिटेशन थी उस प्रोग्राम की। आगे तो लोगों को तो पता ही नहीं था। ओके, यहाँ पे आधी चीज़ें तो अवेयरनेस है ही नहीं है कई चीज़ों की। तो हमारी क्लिनिक में एक चीज़ हम ये भी बहुत अच्छे है कि वी एजुकेट एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर बेनिफिट्स। बेनिफिट में नहीं कि हम उनकी इंश्योरेंस में जाके कुछ करते हैं, मेरा मतलब है कि उनको अगर जैसे जैसे मैं कहती हूँ कई सीनियर्स आते हैं, उनको गाइड कर देते हैं, बच्चों वालों को ये 2 प्रोग्राम्स के लिए गाइड कर देते हैं, हम सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कि आई कैन सी, क्योंकि डेंटिस्ट का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ काम ही कर रहे हैं, वी ऑल्सो हैव कंपैशन साइड। तो बीइंग कंपैशन हमें लगता है कि एक होता ना कि ये दर्द में है, को क्या कैसे करें, क्योंकि एट द एंड इट्स माय बिजनेस, मैं भी हर चीज़ फ्री में तो कर नहीं सकती। तो आई हैव टू टेल देम कि कुछ चीज़ें ऐसे कर लो, कुछ हम कर देंगे, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत गाइडेंस हो जाती है। ओके ओके। नहीं, कुछ और बताओ, मज़ा आ रहा है। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो फ्री का पैसा है, इसके बारे में कुछ और है क्या? रिसेंटली वी हैड अ विजिटर इन आवर क्लिनिक, तो शी इज़ आवर MPP इन माई, जहाँ मेरी रिचमंड रोड पे हमारा क्लिनिक है, तो वहाँ की MPP हैं, ओके, अनीता। तो वो आई थी, तो उन्होंने बताया हमें कि दे आर ब्रिंगिंग, बिकॉज दिस वाज अ पायलट प्रोजेक्ट जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं हुआ, तो वी टोल्ड देम कि दिस इज द ड्रॉबैक। कौन अप फ्रंट पे करेगा ना, यू शुड गिव देम ए कार्ड, ताकि वो हिप की तरह वो कार्ड को लेकर आए, वो अपना काम करवाएं और रीइंबर्स द डेंटिस्ट। क्योंकि हियर अदर थिंग मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। लोगों को कहीं समझ उनको लगता पता नहीं इंश्योरेंस में क्या हो गया, डेंटिस्ट ने क्या कर दिया, या गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड, जो करते हैं जो होता है वो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो इसी चक्कर में आई थिंक दे विल स्टार्ट डूइंग नाउ दिस न्यू, दे आर ब्रिंगिंग द डेंटल बेनिफिट प्रोग्राम, जो आई थिंक से शुरू से कॉन्स्टिट्यूट का था कि लाना ही लाना है हमें यहाँ पे, इनका जो भी थी इनका। ओके, तो वो आ रहा है अब नेक्स्ट ईयर, विच इज़ वेरी गुड। उसमें आई थिंक वो देखेंगे कि अगर किसी फैमिली की इनकम 90 to 120 कुछ ऐसा है शायद कि होएगी, तो उनको वो कार्ड्स प्रोवाइड करेंगे, विच इज़ लाइक अगेन कैशलेस, कहते हो ना कि आप जाओ काम तो करवाओ। वो उसमें सारे काम डेंटल के या कुछ बेसिक काम? वो भी कोई कुछ हमें क्लियर कुछ नहीं? वो नहीं आई, बट एटलीस्ट मैं कहूँगी सारा ना हो, एटलीस्ट देखो सारा तो जो नॉर्मल इंश्योरेंस भी लोग इतने अपना अपना देते हैं अपनी सैलरी में से, तो लाइक फॉर द जॉब एंड ऑल जो देते हैं, तो उनको भी सारा कुछ तो उनको भी नहीं मिलता ना, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत होता है। ओके, अच्छा, जो ऑडियंस मेरी कनाडा में सुन रही है उनको तो पता है इस बारे में, लेकिन जो इंडिया में बैठे हैं उनके लिए 2 चीज़ें बता दूं कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। जो उन्होंने 2 वर्ड यूज़ किए, एक था MPP। तो MPP हमारे जैसे विधायक बाबू होते हैं ना इंडिया के अंदर, वो होते हैं MPP इज़ द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट। तो हमारा जो MLA होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। MP को MP ही बोलते हैं यहाँ पे। और दूसरा इन्होंने लिया कि जो MPP इनके पास एज ए पेशेंट आती है, जो लास्ट अभी आई थी। नो, शी वाज नॉट माय पेशेंट, ओके, वैसे दे आए जस्ट थे विजिट वो। अस, ओके, सॉरी, माय बैड। तो वो उन्होंने वैसे विजिट किया था इनका, तो वो अनीता नाम लिया इन्होंने। तो आई एम श्योर कि अनीता, शी इज़ नॉट इंडियन, राइट? नो। या तो ये मैं बताना चाहता था कि अनीता नाम यहाँ कॉमन है, गोरे लोगों का है नाम, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, राइट? तो अच्छा, ये हमने बात कर ली कि भाई गवर्नमेंट के ये प्रोग्राम्स अभी 2-3 प्रोग्राम आपने बताया कि अभी हैं, जो कि एक बच्चों का, एक सीनियर्स का, और कुछ प्रोग्राम अभी और आने वाले हैं। तो दिस इज़ गुड। तो आपको लग रहा है कि ये प्रोग्राम अगर आ जाता है तो इससे डेंटल क्लिनिक्स को भी फ़ायदा होने वाला है? पेशेंट को तो नो डाउट उनका पैसा बचने वाला है,
आप लोगों को भी और ज़्यादा फायदा होने वाला है इस चीज़ से? अभी कुछ नहीं कह सकते, जैसे मैंने जो दो प्रोग्राम बताए भी है ना, सो आई वांट टू मेक वेरी क्लियर, एवरी डेंटिस्ट एंड एवरी क्लिनिक डजंट एक्सेप्ट दोस, ओके। बिकॉज दे आर वेरी वेरी मच सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम। तो कोई भी एवरी डेंटिस्ट क्लिनिक डजंट टेक इट, वेरी फ्यू क्लिनिक्स, आई टेक ऑल। ओके ठीक है, ओके। तो यानी कि फाइनेंशियली उनका लॉस होता है सारा? बहुत लॉस होता है, थोड़ा नहीं, मतलब अच्छा ही लॉस होता है। क्योंकि जो चीज़ आपकी 150 में है, दे जस्ट पे यू मे बी इवन $50। तो आपकी जो यू हैव अ स्टाफ, यू हैव टू रन द बिजनेस, एंड आई डोंट से व्हाई डोंट, मैं ये नहीं कह रही वो क्यों नहीं ले रहे, तो मुझे बुरा लग रहा है। आई टोटली एग्री विद देम, क्योंकि डेंटिस्ट को मेंटेन करना, डेली की एक्टिविटीज, आपको एक रूम को सेटअप करने में भी आपकी काफ़ी कॉस्ट लग जाती है, बिकॉज हेयर इन्फेक्शन कंट्रोल इज द प्राइम थिंग। ठीक है, आपकी चेयर का भी सब कुछ चेंज होएगा, आपका ये भी चेंज होएगा, मतलब कि यहाँ पे अगर इन्फेक्शन कंट्रोल पे आपका इतना खर्चा होता है, ऊपर से आपकी सर्विसेज, यू हैव असिस्टेंट, फ्रंट डेस्क, हाइजीनिस्ट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो मैं उनमें उनको आई एम नॉट अगेंस्ट दोज डेंटिस्ट कि वो क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, दे हैव देयर ओन फिलॉसफी, उनको ठीक है जो ठीक लगता है। एक चीज़ मैंने काफ़ी सुनी है कि जो रेफ्यूजी स्टेटस पे आते हैं ना यहाँ पे, मैंने सुना है कि उनका तो गवर्नमेंट ना डेंटल तक भी कवर करके देती है। सच है क्या ये? काफ़ी हद तक। अच्छा। तो मतलब कि उनको कैशलेस मिलता है, मतलब कार्ड बना के दे देती है गवर्नमेंट, या ओहिप के अंडर ही कवर हो जाता है? उनका ओहिप नहीं, उनको भी एक कार्ड मिलता है, ठीक है, उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा कवर होता है। ओह वाओ। दे गेट $1,000 पर पर्सन, विच आई ऑल्सो फील समटाइम कि ये ठीक नहीं है। मतलब ठीक है, जो इमिग्रेंट्स आते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, दे आर स्ट्रगलिंग मोर, क्योंकि उनको रिफ्यूजी क्लेम पे वो भी दे देते हैं, प्लस उनको घर भी देते हैं, चाहे सब्सिडाइज होता कुछ भी है, रेंट तो आपका बच रहा है ना, देन दे गेट फूड, मतलब कि काफ़ी उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो बट आई समटाइम फील कि हम भी, जैसे हमारे भी फैमिलीज आती हैं, चलो स्टूडेंट तो मानिए उनकी अपनी इच्छा है कि एज ए स्टूडेंट आए हैं, ठीक है ना, दे कैन अफोर्ड, दैट्स वाई दे आर हियर, चाहे जहाँ मर्जी से पैसे ला रहे हैं मुझे नहीं पता, पर जैसे कई बार मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। या तो जो नए भी आते हैं ना, जैसे वर्क परमिट पे, या हम जैसे PR आते हैं, हमें भी कुछ देना चाहिए इनिशियली, ताकि हमारे वो कुछ महीने या कुछ साल, वो साल के लिए होता है बस, ये नहीं कि हमेशा के लिए होता है वो प्रोग्राम, इट जस्ट फॉर 1 ईयर, ताकि आप सेटल डाउन हो जाओ, आपको ये चीज़ें मिल जाएं। पर मुझे नहीं अभी तक समझ आया उन्होंने क्यों दी है। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट कि उनको क्यों मिल गया, एटलीस्ट दे आर गेटिंग देयर बेनिफिट्स, जो भी है। मुझे नहीं पता वो सारा इमिग्रेशन, गवर्नमेंट, इनका आपस में क्या है, कैसे वो डिसाइड करते हैं, भी उनको पता है, हम तो ऑलरेडी पैसे लेके आ रहे हैं। ओके ओके, दिस इज कूल। अच्छा, हम लोग अगर अब थोड़ी देर में पॉडकास्ट के एंड की तरफ जाएं, उससे पहले, पॉडकास्ट का एंड नहीं है पहले तो ये बिल्कुल भी, अभी बहुत चीज़ें हैं मेरे पास, बट उसकी तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ टर्म्स आपसे पूछना चाहूँगा कि उनका मतलब क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी कई बार क्वेश्चन होता है, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स को भी होता होगा। एक टर्म है, बार बार बोलते हैं कि डेंटल इमरजेंसी। ये डेंटल इमरजेंसी क्या होती है, इसको डिफाइन करो। डेंटल इमरजेंसी हमेशा पेन ही होता है, ओके। ठीक है। डेंटल का जो पेन होता है ना, इट सेल्फ इज इमरजेंसी, कि आप ना सो पा रहे हो, ना आप जाग पा रहे हो, मतलब वो बात हो जाती है। और स्वेलिंग, दीज आर 2 इमरजेंसी वी कंसिडर। और थर्ड होती है कोई एक्सीडेंट हो गया, ओके, ठीक है। ये 3 चीज़ों को मैं इमरजेंसी मानती हूँ। तो उसमें देन इट्स वी आर लायबल दैट कि हमें उन पेशेंट का अगर कोई कॉल करता है, इफ़ वी आर ओपन, वी हैव टू सी दैम, बट देयर इज़ अ सिस्टम कि आप अगर डेंटल इमरजेंसी के साथ, जैसे अपनी पब्लिक हेल्थ के साथ अगर आपने इनरोल किया हुआ है, तो यू हैव टू बी देयर। अगर पेशेंट कॉल करता है 24 आवर्स ऑल्सो, तो दे कम लाइक इन हॉस्पिटल व्हेन वी गो टू इमरजेंसीज, उनको भी आना पड़ता है। ये चीज़ होती है। ओके ओके। तो इमरजेंसी मेन पेन, स्वेलिंग या एक्सीडेंट ही है। तो ये डेंटल इमरजेंसीज भी पेड होती हैं? किससे, किसके? आई मीन ओहिप में तो नहीं आती इसमें से? नो, नथिंग रिलेटेड टू डेंटल इज कवर्ड अंडर ओहिप। जो दांत निकालते हैं वो उसको डेंटल सर्जरी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगी, इट्स वेरी गुड आपने ये पूछी, मतलब दांत निकालने का ओहिप के अंडर कब कवर होता है। ओके। जैसे कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ हो गया है, तो उनकी सर्जरी होनी है, जब माउथ सर्जरी होनी है, जिसमें उनको चाहिए कि ये दांत निकलवाने ही पड़ेंगे, देन इट्स फ्री अंडर ओहिप, क्योंकि वो आपके हॉस्पिटल के अंदर ही होंगे। और वो भी आपके फिजिशियन की रिकमेंडेशन से हो रहा है? यस 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 यस। ओके। फिजिशियन जहाँ इवन ऑटोवा पब्लिक, इनके भी अपने डेंटिस्ट होते हैं ना, देयर इज आल्सो मैंने सुना है डेंटल क्लिनिक होती है, तो उनके थ्रू, मतलब कि तब वो ओहिप के अंडर करते हैं। बट दोज आर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, जो मैं चाहती नहीं किसी के बनी, ऐसे हो ही ना,
पर वहाँ पे होती है। यू आर राइट। ओके। तो एक टर्म है, मैंने काफ़ी, यहाँ तो इतना नहीं सुना, लेकिन इंडिया में देखा है कि आजकल जो डेंटल क्लिनिक होते हैं ना, वो अपने नाम के आगे स्माइल क्लिनिक भी जोड़ देते हैं। ये क्या कनेक्शन है स्माइल का डेंटल क्लिनिक के साथ? कि आई डोंट नो, स्माइल का यही होएगा। स्माइल को हु डजंट लाइक स्माइल, इट्स लाइक इन्फेक्शियस। अगर आप स्माइल का दूसरा, मेरे ख्याल स्माइल का यही पता करते होंगे, मेरे ख्याल से यही होएगा कि इट्स हेल्दी, इट्स अट्रैक्टिव, यही तो चीज हो सकती डेंटल है। वर्क, कुछ स्माइल मेकिंग वर्क भी है Oh क्या? yes, definitely. तो शायद Okay, आप उस तरफ से पूछ रहे हो। That is like aesthetic दैट्स dentistry. करेक्ट, या बट Yes, वो स्माइल cosmetic वर्ड को अपने उसमें dentistry. यूज करते हैं नाम में, Yes, सो दैट वो तो पीपल कोई भी अंडरस्टैंड, कर क्योंकि सकता एस्थेटिक है। तो समझते नहीं है, राइट? Yes, understood. Maybe you are right. For हमारे जैसे layman language में That's smile ही हो correct, गया। that's Nobody knows correct. aesthetic, cosmetic. Cosmetic में कोई और ही चले जाएंगे। पर यहाँ पे हर जनरल डेंटिस्ट ही करता है वो। तो वी डोंट नीड टू। और अच्छा, यहाँ पे ये नहीं होता कि जो नाम सोचोगे रख लोगे। एक में बड़ा पॉइंट है ये। हमारा जो कॉलेज है, दे ओनली अप्रूव अस कि दिस नेम इज राइट और रॉन्ग। बहुत ज्यादा हमारी वो कोई मिस मार्केटिंग ना हो नाम से, मिस मार्केटिंग भी इनके हैं अपने, मतलब ये इनके अपने rules तो फंडेज काफी- हैं। rules अब वो तो बहुत डिटेल चीजें हाँ नहीं, उसका तो अपन नहीं वी आल्सो लेंगे। वेल कंट्रोल्ड। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताओ कि डेंटल स्माइल मेकिंग कैसे है, कैसे कनेक्टिंग है डेंटल के जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं एज ए डेंटिस्ट, हाउ यू कैन मेक स्माइल विद डूइंग समथिंग विद टीथ? हाँ जी, देखो स्माइल लोगों को लगता है सिर्फ फ्रंट के दांत हैं। हमारे लिए तो खैर, हमारे लिए तो वो 32 टीथ ही होते हैं। करेक्ट। पर अगर फ्रंट में है तो लोगों को होता है कि या तो जैसे कहते हैं टेढ़े मेढ़े दांत हैं, जैसे कह लो ना, मैं उस भाषा में बोल रही हाँ हूँ। नहीं, ठीक ठीक है, बिकॉज यू सेड योर मोर क्लाइंटेज फ्रॉम इंडिया ऑल्सो यहाँ पे। तो उनके लिए करेक्ट करना, जैसे उसमें या तो आप अगर लगता है आप कर सकते हो, जैसे आई डू इनविजिलाइन, ठीक है, उससे करेक्शन हो जाती है। या फिर आपको लगता है कोई केस कॉम्प्लिकेट है तो वहाँ पे हम ऑर्थोडोंटिस्ट को रेफर करते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं वो ब्रेसिस का ही काम करते हैं। ओके, ठीक है ना, तो उनको करते हैं। सेकंड, अगर आपको स्माइल मेकओवर है, जैसे वनियर्स हो जाते हैं। वनियर्स क्या होता है, कई लोग होता है कि मुझे बड़े पेशेंट्स आते हुए कहते हैं आई डोंट लाइक माई टीथ। क्यों? कि थोड़े से इनका जैसे शेड अच्छा नहीं है, डजंट मैच माई स्किन और समथिंग, सॉरी, तो उसमें वनियर्स लग जाते हैं। क्राउन्स भी होते हैं। आई मीन देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिसमें स्माइल मेकर हो रहा है आजकल। तो लोग काफी कुछ करवा रहे हैं ये चीज़। हाँ आजकल इंडिया में भी पैसा काफी लगाने लगे हैं लोग, डेफिनेटली एज ए ब्यूटी ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं इसको। ओ वेल, काफ़ी अच्छी बातें थी ये सब। अब हम पॉडकास्ट के अंत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं लास्ट के अंदर एक टॉपिक उठाना चाहूँगा बिजनेस वाइज। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप दे सकते हो, जो नहीं देना चाहते हो उसके हम नहीं देंगे। तो मैं अब बात करूँगा डेंटल क्लिनिक एज बिजनेस। मान लो कोई इमिग्रेंट आ रहा है, उसको उसके दिमाग में है कि मुझे आगे जाके एक डेंटल क्लिनिक बनाना है। क्या लगता है, चैलेंजिंग टास्क है, सबको करना चाहिए, सबकी बस की बात नहीं है? सबके बस की बात नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि जो डेंटिस्ट होता है ना, वो डेंटिस्ट्री के लिए बना है। वेरी फ्यू डेंटिस्ट, स्पेशली मे बी मेल डेंटिस्ट, आई हैव नेवर सीन अ फीमेल डेंटिस्ट हु इज अ वेरी गुड मैनेजर। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खामी होती है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। पर फिर आपका पता क्या होता है, इफ शी इज गुड इन बोथ थिंग्स, तो आपका टाइम जो होता है, आपका जो फोकस होता है, डाइवर्ट होता है। मैं चाहती हूँ कि डेंटिस्ट को सिर्फ पेशेंट केयर पे ही अपना ध्यान लगाना चाहिए। बिजनेस के लिए कोई और बंदा होना चाहिए। दैट फॉर मी इट्स इम्पॉर्टेंट। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। मे बी देयर आर सो मेनी फीमेल्स दे सेड नो वी कैन डू बोथ, बट आई एम वेरी श्योर एट दैट कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा होगा कि नहीं, मैं कर तो रही हूँ, मेरा पेशेंट केयर से थोड़ा ध्यान हट के वहाँ पे जा रहा है। क्योंकि आपको बहुत टाइम चाहिए। आप एक पेशेंट नहीं ट्रीट कर रहे, आप उसका मतलब हर चीज़ आप उसकी देख रहे हो। यहाँ पे ये नहीं कि आपने पेशेंट कर दिया चला गया। यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन रिकॉर्ड, सारा कुछ करना पड़ता है। तो और बिजनेस, दूसरी बात क्या होती है, डेफिनेटली इट्स योर बिजनेस, यू हैव टू डू मार्केटिंग, यू हैव टू डू अदर थिंग्स। आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपको उस काम के पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अकाउंट रिसीवेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो बिजनेस सस्टेन करेगा ना। यस, तो वो तो मेन फैक्टर है। और मुझे नहीं लगता कि कोई डेंटिस्ट अपना सारा काम, क्योंकि आज मैं छुट्टी लेती हूँ, मुझे क्योंकि आप बैठ के अकाउंट रिसीवेबल नहीं। तो इधर यू हैव डेजिग्नेटेड पीपल फॉर दैट इन योर क्लिनिक, ठीक है ना। जैसे क्लिनिक मैनेजर बनाते हैं, ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो यू ट्रेन पीपल लाइक दैट कि वो अपने सब चीज़ें देखें। तो चैलेंजिंग एक तो ये चैलेंज होता है, बाकी डेफिनेटली टाइम तो आपको लगाना ही लगाना है। सम पीपल वांट टू कीप ए बैलेंस,
ठीक है ना, कि आप पर्सनल लाइफ में कितना टाइम दे रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में कितना टाइम दे रहे हो। सही है। नेक्स्ट पर करना चाहिए, मैं ये कहूँगी करना चाहिए। या तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे ना, उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देते हैं यहाँ पे कि जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना कि जब उन्होंने बात किया कि एक फीमेल डॉक्टर का, तो ये कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसी जस्ट सेइंग उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई उनको ऐसा लगता है, क्योंकि जनरली हम इंडिया में भी देखते हैं तो हम ऐसा मानते हैं, शायद मुझे मानना शब्द गलत है, हम देखते भी हैं ऐसा होता है कि अगर कोई फीमेल डॉक्टर है तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसा मैनेजिंग पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड है या कोई रिलेटिव है, जो मैनेज कर रहा है चीज़ों को, बाकी को। तो समहाउ आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि उसकी अपनी स्किल्स इम्पैक्ट ना हो, उसका अपना स्केड्यूल इम्पैक्ट ना हो, इसलिए बिजनेस मैनेज करने के लिए अगर कोई साथ में है देन इट्स ए गुड कप ऑफ टी। अब मैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन लूंगा बिजनेस से रिलेटेड ही। पर लेकिन दूसरी बात मैं ये नहीं कि इसमें कि पार्टनर ही होना जरूरी है। मेरा कहने मतलब कि यू हायर गुड क्लिनिक मैनेजर, इनका वास्ट एक्सपीरियंस है, ताकि आपको कुछ वो सब कुछ अपना करते रहेंगे, दे आर हेल्पिंग यू, फिर इट्स वेरी इजी फॉर यू। ओके मेक सेंस। 2-3 कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे पास बिजनेस रिलेटेड। जब भी किसी ने डेंटल क्लिनिक खोलना है तो क्या उसका लाइसेंस डेंटिस्ट होना जरूरी है, या कोई भी खोल सकता है? डॉक्टर जो उसने हायर करने हैं, जो डेंटिस्ट उसने हायर करने हैं, वो रेगुलेटेड लाइसेंस्ड डेंटिस्ट होने चाहिए? क्या सिनेरियो है? नहीं, यू कांट डू दैट। Okay, so you should be licensed dentist for opening a clinic. Okay. तो ऐसा नहीं कि आप एज ए बिजनेस उसको खोल सकते हो, अदरवाइज अगर वो होता फिर तो मैं कहती आज तक यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बन जाते, इतने लोगों को जीपी नहीं मिल रहे हैं। मैं ख्याल से वो उनको ओपन करना चाहिए कि लोग प्राइवेट, जैसे वी वर इन दुबई, वी वर इन इंडिया, वो ये थोड़ा कि कोई फिजिशियन ही हॉस्पिटल खोलेगा, इट कैन बी एंड इट्स लाइक अ बिजनेस ना। तो कोई बिजनेस अगर अपना खोल रहा है तो उसमें वो हायर करे, व्हाई नॉट, इट्स नॉट बैड आइडिया फॉर द हॉस्पिटल। पर डेंटल में अभी तक हमने सुना नहीं, और मेरे ख्याल से कभी होएगा भी नहीं। ओके, लाइसेंस डेंटिस्ट बनने के बाद कितने साल जॉब करनी चाहिए अपना खुद का क्लिनिक खोलने के लिए? दैट डिपेंड ऑन योर बैकग्राउंड ऑल्सो, ठीक है। जैसे मेरे लिए तो इट मीन्स 20, अब तो 22 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है ना। अगर तो आप फ्रेश ग्रेजुएट ही आए थे और यहाँ पे आके आपको एकदम से आपके पेपर वगैरह क्लियर हो गए, आई शुड से यू शुड वर्क एटलीस्ट 2 to 3 years विद अनदर डेंटल क्लिनिक, ताकि आपको हर चीज़ समझ आनी चाहिए। मैं अभी भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, ठीक है, चाहे वो क्लिनिकली है, चाहे वो बिजनेस वाइज है, हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ डेली। मैं ये नहीं कह सकती कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, अभी तो मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, नो। इवन यू लर्न फ्रॉम पेशेंट, यू लर्न फ्रॉम ए चाइल्ड, तो वो तो प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगी, इट्स एवर लर्निंग प्रोसेस बीइंग अ डेंटिस्ट, और जो भी जिसका को प्रोफेशन है, मुझे तो यही फील होता है। ओके, एक डेंटल क्लिनिक चलाने के लिए मिनिमम कितने एम्प्लॉइज चाहिए आपको? मिनिमम, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि अगर तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है फिर तो आपने खुद ही सोचा ना कि मुझे आज 4, जैसे हमारे पास 10 रूम्स हैं, बट वी आर वर्किंग इन ओनली 5 रूम्स राइट नाउ बिकॉज वी विल एक्सपेंड स्लोली। वी हैव बिल्ट एवरीथिंग, पर मेरा मतलब कि हमारी विजन वो है कि डेफिनेटली वी हैव टू ग्रो, ठीक है ना। तो हमारी टच वुड वी आर ग्रोइंग वेरी गुड, वो अच्छा हो रहा है, हमें सोसाइटी से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, मतलब कि इट्स म्यूचुअल ट्रस्ट between patient and dentist, so I'm building very good rapport with my patients. Okay. तो उसमें आपको देखो फ्रंट पे चाहिए एक बंदा, मिनिमम एक, क्या हमारे पास जैसे हम ज़्यादा हैं पर 1 or 2 यू नीड इट, ठीक है ना, ताकि एक बंदा आपकी स्केड्यूलिंग करे, दूसरा बंदा इंश्योरेंस की, जैसे मैं अकाउंटेंट, सो दैट कंबाइंड कैन बी क्लिनिकल मैनेजर ऑल्सो, या अलग अलग बंदे भी हो सकते हैं। 2 फ्रंट एंड पे चाहिए आपको, हाइजीनिस्ट 1 or 2 चाहिए। डेंटिस्ट आई थिंक इन द बिगनिंग यू आर इनफ विद 1, तो 2 फ्रंट पे, एक हाइजीनिस्ट और एक डेंटिस्ट, तो और आपको असिस्टेंट 2 चाहिए, 4 to 6 तो चाहिए। क्योंकि असिस्टेंट का क्या होता है कि असिस्टेंट आपके साथ तो काम करता है, बट वी हैव, अगेन मैंने कहा था इन्फेक्शन कंट्रोल है, स्टरलाइजेशन इज अ बिग थिंग, तो उसको मैनेज करना, इसके 2 असिस्टेंट होने बहुत जरूरी है। देन अगेन डिपेंड ऑन कि हाउ मेनी आवर्स यू आर वर्किंग, उस पर भी डिपेंड कर, देन अदरवाइज यू हैव टू ब्रिंग देम रोटेशन, तो 12 हो जाएंगे, ऐसे ही होता है। और ये सारी की सारी जॉब्स ऐसी हैं जो मिनिमम वेज वाली तो है नहीं, क्योंकि हाइजीनिस्ट को आप 20 पे रखते हो, और यस, ओके दैट्स ग्रेट, यानी कि चैलेंजिंग, दैट इज अनदर चैलेंज, दिस इज टफ, या। और अगर कोई भी आपको प्रॉपर शिफ्ट कवर करने के लिए नहीं मिल रहा है तो क्या स्ट्रेटजी रहती है उसमें? आप खुद उसको फिर रिप्लेस करना पड़ता है, लेट्स सी कि आपका हाइजीनिस्ट नहीं है, छुट्टी पे गया हुआ है, तो यू डेंटिस्ट कैन डू, जैसे कभी हो गया अगर किसी, जैसे मैं तो अभी जस्ट स्टार्टेड, जो जिनकी पुरानी क्लिनिक्स बैठे हैं तो उनके 3 4 हाइजीनिस्ट, अगर मिस भी हो गया तो डेफिनेटली इधर दे डू टेम्पिंग फ्रॉम सम एजेंसी, देयर आर एजेंसीज,
फ्रॉम वेयर यू कैन हायर दोज पीपल. नहीं तो खुद भी एज ए डेंटिस्ट ऑल्सो ये नहीं कि हम हाइजीन कर नहीं सकते. इफ़ यू हैव योर एम्प्टी स्केड्यूल, आई डोंट माइंड, आई विल डू इट. ठीक है ना. नहीं तो आपकी किसी ना किसी तरह से स्केड्यूल हो जाता, बिकॉज लाइक ए टीम वर्क. फॉर यू पेशेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो द होल टीम हैज़ टू डिसाइड कि आज ये बंदा आ नहीं रहा, हम इसको कैसे करना है. अनलेस अंटिल इट्स अ फुल डे, then definitely the dentist has to, like being a owner, they have to hire from temporary agency. ओके. मुझे लगता है ये अच्छा पॉइंट है. इस पॉइंट पे हम पॉडकास्ट को एंड कर सकते हैं. लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि हमने बहुत बातें की और बहुत सारी अभी भी नहीं की. और स्पेशली मैं चाहूँगा कि हम इसकी सीरीज़ बनाएं, आगे कुछ और पॉडकास्ट भी करें. जैसे बच्चों की डेंटल के ऊपर है, उसमें पूरा 1 घंटा हम बात कर सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने नोट किए हैं जिसको हमने सिर्फ टच किया और हम निकल गए. तो डेफिनेटली हम बनाएंगे. लेकिन पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मैसेज दो. 2 लोगों को एड्रेस करो आप 1 या 2 लाइनर मैसेज के अंदर. एक उस ऑडियंस को दो जो यहाँ प्रेजेंट है, जो ऑटो में आ चुकी है, कनाडा के अंदर आ चुकी है, उनको एड्रेस करो उनकी डेंटल हेल्थ के लिए. और एक ऐसी ऑडियंस को मैसेज दो जो इंडिया में बैठी है, जो डेंटिस्ट हैं, जो एस्पायरिंग ये यहाँ आना चाहते हैं. तो इन दोनों ऑडियंस को कैटर करके आप मैसेज दीजिए प्लीज़. डेफिनेटली इंडिया वालों के लिए तो मेरा ये होगा कि आई विल बी ग्लैड कि कोई वहाँ से आ रहा है, उसको अपनी जो भी उसकी एस्पिरेशंस हैं वो दे कैन अचीव देयर गोल्स. पर मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि ये मत सोचो कि हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी होने वाली है. इट्स वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली अगर यू आर कमिंग अलोन विद द डेंट एज ए लाइक स्टूडेंट और एज अ वर्क परमिट, जो भी मतलब कि आ रहे हो. आपको बस ये याद रखना है कि मेरे 3 साल मेरी पढ़ाई में ही जाने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं देखना आसपास, तो वो करना ही पड़ेगा. योर फोकस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड आई कैन बेट कि यू विल बी नेवर रिग्रेटिंग बीइंग अ डेंटिस्ट हियर. इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, वेरी गुड, यू विल एंजॉय दैट. फॉर मी इट्स माई पैशन. मैंने इतने साल, मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, विच इज़ ईजी पाथ्स, बट आई डिडंट गो फॉर दैट. मुझे था कि मुझे बनना तो यही बनना है. बिकॉज एट द एंड व्हेन आई एम डन विद माई वर्क, आई जस्ट थिंक अबाउट कि मेरे पेशेंट जिन्होंने आज मुझे अप्रिशिएट किया, इट रियली इन्हेंस माई, कहते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है. प्लस आपको खुद भी अच्छा लगता है कि येस यू आर गिविंग बैक टू योर सोसाइटी. ये बहुत अच्छे. ठीक है, पैसे भी हैं इसमें, वो मैं मानती हूँ, पर पैसे कौन, किस जॉब में पैसे नहीं है. हर एक कोई अगर प्रोजेक्ट्स में भी है, कुछ भी है, सबको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, दे गेट पेड. पर हमारा प्रोफेशन ऐसा कि हम पेड भी होते हैं, बट वी हैव टू have that satisfaction in our patient कि they are really really satisfied and happy, which is really really important. And plus when they are coming back, we can see their mouth and make sure कि yes they are listening to us, their oral health is maintained, which is the biggest goal for me. ये मेरा इंडिया वालों के लिए है. I will say कि कभी भी किसी को क्वेश्चन है तो maybe you can speak to Mr. Chandra and he can ask me. अगर कुछ भी हम गाइडेंस दे सकते हैं, we will be happy to do that. अगर आप कहोगे तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. इफ somebody wants to get in touch तो he can touch you. नहीं कोई बात नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं हम. ठीक है. और यहाँ के लोगों के लिए, जैसे आपने पहले ही शुरू किया था कि लोगों को डर है कि डेंटिस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. आई एग्री विद यू, इट्स एक्सपेंसिव. मैं भी जब आई थी मुझे लगता बड़ी एक्सपेंसिव है, बट व्हेन आई वेंट टू दिस रूट मुझे समझे कि एक्सपेंसिव क्यों है. ठीक है, तो आई वुड से, जैसे कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो चीज़ है. ठीक है ना. अगर आप कोई चीज़ को नेगलेक्ट करनी, नहीं मेरे मुंह में तो कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जिस दिन आप इमरजेंसी में पहुंचते हो तो डेंटिस्ट जो भी है ABCD आपको देखता, आपको बताता है आपके ये भी है वो भी है, देन यू गेट लाइक कि ओवरवेल्म्ड कि ये कैसे हो सकता है, इंडिया में तो मेरे कुछ नहीं हुआ. जैसे आपने कहा कि यहाँ जाके होता है. Correct. क्योंकि इंडिया में कोई रेगुलर केयर के लिए जाता ही नहीं है. ठीक है, मैं भी वहाँ पे डेंटिस्ट थी. हमारे पास पेशेंट्स कैसे आते थे, यही आते थे, डॉक्टर साहब मेरे आज दर्द हो गया, या डॉक्टर साहब मेरा दांत निकलवाना है, या मुझे डेंचर लगवाना है. दोज आर द इश्यूज. इवन स्माइल मेकओवर एवरीथिंग, दिस इज रिसेंटली इन 10 years. पहले कोई वो ही फंडा नहीं था. आई हैव सीन सो मैनी पीपल और किड जो अभी भी आते हैं, जिनको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि क्या होता है, कि वही फिर बच्चों में बात आ जाती है. यहाँ पे आप 5 और 12 साल के बच्चे को देख सकते हो, बता सकते हो कि इसके अभी से अगर हम थोड़ी सी रिमूवेबल ब्रेसेस कर दें तो इसकी स्माइल अच्छी हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि बाय द टाइम दे आर अडल्ट नोबडी कैन चेंज दैट. फिर तो आपको ऑर्थो ब्रैकेट्स करवानी ही पड़ेगी. तो वो चीज़ होती है. तो आप डरिए मत, आराम से जाइए डेंटिस्ट के पास. ठीक है, यू कैन टेल देयर कंसर्न कि हमारी फाइनेंसेस ये हैं, हम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं.
क्योंकि कोई भी डेंटिस्ट आपको अननेसेसरी कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है. वी डोंट वांट टू डू दैट. एनी डेंटिस्ट इन ऑटवा एंड एवरीबडी इज़ रियली गुड. मैं आपको ये बात बता दूं, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है. एवरीबडी इज़ डूइंग देयर ओन क्लिनिक्स, ओन मैनेजमेंट, सबके अपनी. पर ये होता है कि ट्रीटमेंट फिलॉसफी इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी डेंटिस्ट और फिजिशियन. सबका डायग्नोसिस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है ना. आप बेफिक्र होकर जाइए, लेकिन आपको क्या पसंद आता है, इम्बाइब दैट. अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो कोई बात नहीं है. सो ये चीज़ है. लेकिन फाइनेंसिस के लिए बताती हूँ, मैंने देखा काफ़ी 80% ऑफ पीपल डोंट इवन एक्सप्लोर कि उनके पास कोई इंश्योरेंस है. जैसे मैंने 2 इंश्योरेंस तो आपको आज ही बता दी है. काफ़ी लोगों को यो नहीं पता. इवन जॉब में लोग होते हैं उनके इंश्योरेंस करते हैं, हमें पता ही नहीं है डेंटल है कि आप बता दो. दैट इज़ नॉट आवर जॉब. आप खुद अपना एक्सप्लोर कीजिए. आप डेली अपना वो देते हो अपनी सैलरी में से पैसे कटते हैं आपके, तो आप देखिए अगर आपके पास है, इफ़ यू नीड इट यू शुड यूज़ इट. ठीक है ना. या बट अगेन अगर ये नहीं है किसी को हम फोर्स नहीं करते कि आप आओ डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना, ऐसा कुछ नहीं है. बट अगेन माई ओनली सिंगल लाइन इज प्रिवेंशन इज बेटर देन ए क्योर. परफेक्ट. ठीक है. आप एंड में बिल्कुल दांत को लेके आते हो तो फिर कहते हो अब तो दांत गया. तो नोबडी वांट्स टू रिमूव योर टूथ. दैट्स राइट. अगर बच सकता है क्यों ना बचाएं. ठीक है. और ये अच्छा पॉइंट है. आई विल से कि आप अपना क्लिनिक का नाम और एड्रेस प्लीज बताइए. Okay, my clinic name is Dentistry because we want to expand and flourish like a tree with deep rooted roots. क्योंकि हमारी विजन ही वही है कि we want to give each and everyone better dental care. Okay. ठीक है. उसके लिए हमें अपने आप को स्टेबल हमने यहाँ पे कर लिया ऑटवा में. We are very happy here. We love community. We have taken back like lot of appreciation, and we are also trying our best to provide each and everyone whoever comes to our clinic. And our clinic name is Dentistry Family Dental Clinic. It's on 1303 Richmond Road, and very soon coming soon another one. ये पहली बार इस पॉडकास्ट पे खुलासा हो रहा है. एनीवेज डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. आज आपने टाइम निकाला और हमारे लिए स्पेशली एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात की जिसके बारे में लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं. उनके पास ऐसी कोई डायरेक्ट पर्सन नहीं है जिनसे वो बात कर पाएँ, राइट? क्योंकि आप लोगों से अपॉइंटमेंट लेना ही बड़ा मुश्किल होता है. और दूसरी मैं भी बोल रही हूँ, मेरी कम्युनिटी में अगर किसी को भी फ्री कंसल्ट ओवर द फोन चाहिए, डोंट हेजिटेट. बड़े लोगों को फ़ोन आते हैं. So that is not like you have to pay. अगर आपको क्वेश्चन है you can ask us. Our number is 613-695-0318. कोई भी आपको क्वेश्चन लगता है कि अभी पहले मैं एंटर करने, जैसे आप कह रहे हो कि एंटर करना ही बड़ा मुश्किल, कि एंटर होने से ही आपकी कंसल्टेशन फी होती है. सो पर वो हमारी रेगुलेशंस है, वी हैव टू डू इट. अगर पेशेंट एंटर कर रहा है, हम उसको डाल भी नहीं रहे सिस्टम में, सो वी हैव टू रेगुलेट एवरीथिंग. वो चीज़. तो गाइस, फोन पे ये फ्री कंसल्टेशन आपको मेरा नाम लेने से ही मिलेगी, अदरवाइज नो. आई एम जस्ट किडिंग. मिल जाएगी आपको. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज का टाइम निकालने के लिए. बहुत मजा आया और जल्दी ही आपके साथ एक और पॉडकास्ट हम लोग. डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट. थैंक यू अगेन. सो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट डॉक्टर बॉस्की के साथ, बॉस्की सिंह के साथ. और मुझे पर्सनली इस पॉडकास्ट को सुनने में और समझने में बहुत मजा आया. उसका रीज़न था कि जब मैं नया इमिग्रेंट आया था तो मुझे पहले महीने में ही कुछ डेंटल इश्यूज हुए थे. एंड आई कैन फील कि आपके पास अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है डेंटल हेल्थ के बारे में, तो आपको कई सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है. अब आपको हमारी एक हेल्प करनी रहेगी. आप इस पॉडकास्ट को हर एक उस इंसान के पास पहुंचा दीजिए जो कनाडा आना चाहता है या नया कनाडा आया है, या उसको काफ़ी टाइम भी हो गया कनाडा आए, लेकिन वो डेंटल इन्फॉर्मेशन या डेंटल हेल्थ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है. आपकी ये सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है. अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे आपके साथ एक नया गेस्ट और एक नई आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे. इस पॉडकास्ट को मैं यहीं विराम देता हूँ. अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें. जय राम जी की.